ये जो चैप्टर है इम्पोर्टेंट है, क्योंकि क्लाइमेट से हमेशा क्वेश्चन आता ही है और वेजिटेशन से हमेशा क्वेश्चन आता है, सोइल का तो क्वेश्चन रहता है इम्पोर्टेंट चैप्टर है जलवायु, वनस्पति और मृदा के बारे में। तो इसमें क्या क्या पढ़ेंगे, मौसम एवं जलवायु, इसमें तापमान, वायुदाब, पवन, वर्षा का स्थानिक वितरण, कालिक वितरण कैसा होता है, भारतीय मानसून क्रियाविधि क्या है इसकी, आरंभ परिवर्तितता कैसे होता है, स्थानिक और कालिक, और जलवायु के प्रकार। फिर प्राकृतिक वनस्पति, वनों के प्रकार और वितरण, वन्य जीवन संरक्षण, जीवमंडल नीचे, मृदा जो प्रमुख प्रकार के विभाजन है, मृदा अवकर्षण और संरक्षण। ठीक है। आप गर्मियों में ज़्यादा पानी पीते हैं आपके गर्मियों के वस्त्र सर्दियों के वस्त्रों से अलग होते हैं। उत्तरी भारत में आप गर्मियों में हल्के वस्त्र और सर्दियों में ऊनी वस्त्र क्यों पहनते हैं? दक्षिणी भारत में ऊनी वस्त्रों की जरूरत नहीं होती है। उत्तर पूर्वी राज्यों में पहाड़ियों को छोड़कर सर्दियाँ मृदु होती है। विभिन्न ऋतुओं में मौसम की दशा में भिन्नता पाई जाती है। यह भिन्नता मौसम के तत्वों, याद रखना, तापमान, वायुदाब और पवनों की दिशा में गति, आर्द्रता और वर्षण इत्यादि में परिवर्तन से आती है। मौसम क्या होता है? मौसम वायुमंडल की क्षणिक अवस्था है, जबकि जलवायु का तात्पर्य अपेक्षाकृत लंबे समय की मौसमी दशाओं के औसत से होता है। मौसम जल्दी जल्दी बदलता है, जैसे कि एक दिन या एक सप्ताह में, परंतु जलवायु में बदलाव 50 अथवा इससे भी अधिक वर्षों में आता है। अपने पहले की कक्षा में आप मानसून के बारे में पढ़ चुके हैं। आपको मानसून शब्द का अर्थ भी ज्ञात है। मानसून से अभिप्राय ऐसे जलवायु से है जिसमें ऋतु के अनुसार पवनों की दिशा में उत्क्रमण हो जाता है। भारतीय जलवायु उष्ण मानसूनी है जो दक्षिणी एवं दक्षिणी पूर्वी एशिया में पाई जाती है। मानसून जलवायु में एकरूपता में विविधता। मानसून पवनों की व्यवस्था और भारत और दक्षिण पूर्वी एशिया के बीच एकता को बल प्रदान करती है। मानसून जलवायु की व्यापक एकता के इस दृष्टिकोण से किसी को भी जलवायु की प्रादेशिक भिन्नताओं की उपेक्षा नहीं करना चाहिए। ठीक है। यही भिन्नता भारत के विभिन्न प्रदेशों के मौसम और जलवायु को एक दूसरे से अलग करती है। ठीक है। उदाहरण के लिए दक्षिण में केरल तथा तमिलनाडु की जलवायु उत्तर में उत्तर प्रदेश तथा बिहार की जलवायु से अलग है। अगर आप देखो ना, प्रायद्वीप भारत में, मतलब आप जैसे ही साउथ में जाओगे तो यहाँ पे हमेशा क्या रहता है, टेम्परेचर 25 से 30 डिग्री के बीच में ही रहता है। परंतु इधर जब नॉर्थ में आओगे आप तो यहाँ पे बहुत ज़्यादा सर्दी भी होती है, माइनस में भी तापमान होता है और गर्मियों में 50 डिग्री तक भी जाता है। तो यहाँ वेरिएशन बहुत ज़्यादा है और यहाँ पे ज़्यादा वेरिएशन नहीं रहता। तो इसके कंपेरिजन में इन दोनों में अंतर है। फिर भी इन सभी राज्यों की जलवायु मानसून प्रकार की है। भारत की जलवायु में अनेक प्रादेशिक भिन्नताएं हैं, जिन्हें पवनों के प्रतिरूप, तापक्रम और वर्षा ऋतुओं की लय, आर्द्रता और शुष्कता की मात्रा में भिन्नता के रूप में देखा जा सकता है। इन प्रादेशिक विविधता को जलवायु के उपवर्गों के रूप में वर्णन किया जा सकता है। आइए हम तापमान, पवनों तथा वर्ष की इन प्रादेशिक विविधता को जरा गौर से अवलोकन करें। गर्मियों में पश्चिमी मरुस्थल में तापक्रम कई बार 55 डिग्री सेल्सियस की स्पर्श कर लेता है, जबकि सर्दियों में लेह के आसपास -45 डिग्री सेल्सियस तक गिर जाता है। राजस्थान के चूरू जिले में जून के महीने के किसी एक दिन का तापमान 50 डिग्री सेल्सियस अथवा इससे अधिक हो जाता है, जबकि उसी दिन अरुणाचल प्रदेश के तवांग जिले में तापमान मुश्किल से 19 डिग्री सेल्सियस तक पहुँच पाता है। तो सब कितना डिग्री अंतर हो गया। एक ही भारत में ये सब जगह अलग अलग स्थिति है। दिसंबर की किसी रात में लद्दाख और द्रास में रात का तापमान -45 डिग्री सेल्सियस तक गिर जाता है, जबकि उसी रात को तिरुवनंतपुरम में अथवा चेन्नई में लगभग 20 डिग्री सेल्सियस अथवा 22 डिग्री सेल्सियस रहता है। उपयुक्त उदाहरण पुष्टि करते हैं कि भारत में एक स्थान से दूसरे स्थान तक तथा एक क्षेत्र से दूसरे क्षेत्र के तापमान में ऋतुवत अंतर पाया जाता है। इतना ही नहीं, यदि हम किसी एक स्थान के 24 घंटों का तापमान दर्ज करें तो उसमें भी विभिन्नताएं कम प्रभावशाली प्रतीत नहीं होती। उदाहरणतः केरल और अंडमान द्वीप समूह में दिन और रात के तापमान में मुश्किल से 60 डिग्री 8 डिग्री सेल्सियस का अंतर पाया जाता है, किंतु थार मरुस्थल में दिन का तापमान 50 डिग्री सेल्सियस हो जाता है तो रात का तापमान 15 से 20 डिग्री सेल्सियस के बीच आ पहुँचता है। तो याद सोचो, यहाँ 35 डिग्री सेल्सियस का अंतर आ गया। और ना यूपीएससी स्टेटमेंट बना के क्वेश्चन पूछ लेगा, ये चीज़ याद रखना। तो एक कॉमन सेंस रखो कि ऐसा ऐसा होता है। आइए हम वर्षण की प्रादेशिक विविधताओं को देखें। हिमालय में वर्षण मुख्यतः हिमपात के रूप में होता है। याद रखना ये वर्ड, मुख्यतः देखे काट मत देना, अभी पता होना चाहिए। यहाँ पे हिमपात के रूप में होता है, जबकि देश के अन्य भाग में वर्षण जल की बूंदों के रूप में होता है। इसी प्रकार केवल
वर्षण के प्रकारों में ही अंतर नहीं है, बल्कि वर्षण की मात्रा में भी अंतर है। मेघालय की खासी पहाड़ी में स्थित चेरापूंजी और मौसिनराम में औसत वर्षा 1080 सेंटीमीटर से ज़्यादा होता है। इसके विपरीत राजस्थान की जैसलमेर में औसत वार्षिक वर्षा शायद ही 9 सेंटीमीटर से अधिक होती है। सोचो कितने का अंतर आ गया। मेघालय गारो पहाड़ी में स्थित तोरा में एक ही दिन में उतनी वर्षा होती है जितनी जैसलमेर में 10 वर्षों में है। सोचो। उत्तरी पश्चिमी हिमालय और पश्चिमी मरुस्थल में वार्षिक वर्षा 10 सेंटीमीटर से भी कम होती है, जबकि उत्तर पूर्व में स्थित मेघालय में वार्षिक वर्षा 400 सेंटीमीटर से भी ज़्यादा होती है। जुलाई अगस्त में गंगा डेल्टा याद रखना कहाँ बनाता है, बंगाल की जो खाड़ी के आसपास है वहाँ पे, तथा ओडिशा के तटीय भागों में हर तीसरे पाँचवें दिन प्रचंड तूफान मूसलाधार वर्षा करते हैं, जबकि इन्हीं महीनों में मात्र 1000 किलोमीटर दूर दक्षिण में स्थित तमिलनाडु का कोरोमंडल तट शांत शुष्क रहता है। कोरोमंडल तट ये हो गया। देश के अधिकांश भागों में वर्षा जून और सितंबर के बीच होती है, किंतु तमिलनाडु तटीय प्रदेश में वर्षा शरद ऋतु में अथवा जोड़ों के आरंभ में भी होती है। याद रखना रिटर्निंग मानसून होता है। इसीलिए इन सभी भिन्नताओं विविधताओं के बावजूद भारत की जलवायु अपनी लय और विशेषता में मानसूनी है। ठीक है। भारत की जलवायु को प्रभावित करने वाले कारक क्या क्या है? भारतीय जलवायु को नियंत्रित करने वाले अनेक कारक हैं, जिन्हें मोटे तौर पर 2 वर्गों में बांटा जा सकता है। स्थिति अथवा ऊंचाई संबंधी कारक, मतलब पोजीशन कैसा है, लैटिट्यूड लॉन्गिट्यूड कैसा है, ये भी बहुत इंपॉर्टेंट है। दूसरा वायुदाब एवं पवन संबंधी कारक। ठीक है, ये 2 इंपॉर्टेंट कारक है जिसके आधार पर ये चीज़ें चेंज होती है। तो याद रखना कि यूपीएससी डायरेक्ट क्वेश्चन पूछ सकता है, डायरेक्ट ये दोनों कारक बता देगा। स्थिति तथा ऊंचाई संबंधी कारक तो वही अक्षांश कितने पे, देशांतर कितने पे, ये सब सारी चीज़ें इंपॉर्टेंट करता है। आप भारत की मुख्य भूमिका अक्षांश एवं देशांतर विस्तार पहले से जानते हैं। आप यह भी जानते हैं कि कर्क रेखा पूर्व पश्चिम दिशा में देश के मध्य भाग से गुजरती है। हाँ सही है। इस प्रकार भारत का उत्तरी भाग शीतोष्ण कटिबंध में है और कर्क रेखा के दक्षिण में स्थित भाग उष्ण कटिबंध में पड़ता है। हाँ सही बात है। उष्ण कटिबंध भूमध्य रेखा के अधिक निकट होने के कारण सारा साल ऊंचे तापमान तथा कम दैनिक वार्षिक तापांतर का अनुभव करता है। तो मैंने बोला ही था, वहाँ से 20 से 25 डिग्री सेल्सियस की डिग्री के बीच में तापमान होता है। कर्क रेखा से उत्तर में स्थित भाग में भूमध्य रेखा से दूर होने के कारण उच्च दैनिक तथा वार्षिक तापांतर के साथ विषम जलवायु पाई जाती है। ये बात सही है। अब आता है सेकंड रीजन, हिमालय पर्वत। उत्तर में ऊंचा हिमालय अपने सभी विस्तारों के साथ एक प्रभावी जलवायु विभाजक की भूमिका निभाता है। यह ऊंची पर्वत श्रृंखलाएं उपमहाद्वीप के उत्तरी पवनों से अभेद सुरक्षा प्रदान करती है। पामीर के पठार से जो ठंडी हवाएं आती है तो उससे बचाता है, या रशिया से साइबेरियन जो हवाएं आती है उससे बचाता है। जमा देने वाली ठंडी पवनें उत्तर ध्रुव रेखा के निकट पैदा होती है और मध्य तथा पूर्वी एशिया में आर पार बहती है। इसी प्रकार हिमालय पर्वत मानसून पवनों को रोककर उपमहाद्वीप में वर्षा का कारण भी बनता है। ये बात सही है। जब साउथ वेस्ट मानसून जाता है तो टकराता है, इधर से जाता है, बंगाल की खाड़ी से होकर जाता है तो ये भी हिमालय से टकरा के बरसात करवाता है। जल और स्थल का वितरण। भारत के दक्षिण में 3 और हिंद महासागर व उत्तर की ओर उच्ची व अविच्छिन्न पर्वत श्रेणी है। देखो भारत ऐसा है, यहाँ पे देखो, यहाँ पे ये पूरा हिमालय है, ऐसे करके पूरा हिमालय है। ठीक है। दक्षिण में 3 और हिंद महासागर, ये देखो ये यहाँ अरब सागर है, ये हिंद महासागर, ये हिंद महासागर, सॉरी ये अरब है, ये बंगाली खाड़ी, हिंद महासागर। इधर समुद्र से घिरा तीनों ओर से, इधर ये हिमालय से घिरा हुआ है। स्थल की अपेक्षा जल जो है देर से गर्म होता है। याद रखना यही कॉन्सेप्ट यूपीएससी 2023 में क्वेश्चन आया था। स्थल की अपेक्षा जल जो है देर से गर्म होता है और देर से ठंडा होता है। ये बात सही है। इसीलिए जो मोस्टली जो ध्यान से देखना, कोस्टल जो एरिया होता है वहाँ पे तापमान क्यों 20 से 25 डिग्री सेल्सियस ही रहता है। क्या होता है कि जो जल एक तो बहुत देर में गर्म होता है और बहुत देर में ठंडा होता है, तो टेम्परेचर ज़्यादा नहीं बढ़ पाता है। और वही स्थल में देखो, यही राजस्थान में देखो 50 डिग्री तापमान हो जाता है दिन में, वहीं शाम को 15 डिग्री सेल्सियस तापमान हो, मतलब जितना जल्दी धरती गर्म होती है उतनी जल्दी ठंडी भी होती है। जल और स्थल के इस विभेदित तापमान के कारण भारतीय उपमहाद्वीप में विभिन्न ऋतुओं में विभिन्न वायुदाब प्रदेश विकसित हो जाते हैं। वायुदाब में भिन्नता मानसूनी पवनों के उत्क्रमण का कारण बनती है। वही है लो प्रेशर हाई प्रेशर। और आपने पढ़ा था कि हाई प्रेशर से लो प्रेशर की तरफ हवाएं चलती है। लो प्रेशर पे क्या होता है, जैसे ही लो प्रेशर क्रिएट होता है तो यहाँ से हवा ऊपर उठने लगती है गर्म होकर। ठीक है, तो यही कारण बरसात जो होती है मौसम। समुद्र तट से दूरी। लंबी तटीय रेखा के कारण भारत के विस्तृत तटीय प्रदेशों में समकारी जलवायु पाई जाती है। भारत के अंदरूनी भाग समुद्र के समकारी प्रभाव से वंचित रह जाते हैं। ऐसे क्षेत्रों में विषम जलवायु पाई जाती है। यही कारण है कि मुंबई तथा कोंकण तट के निवासी तापमान की विषमता और ऋतु परिवर्तन का अनुभव नहीं कर पाते। दूसरी ओर समुद्र तट से दूर देश के आंतरिक भागों में स्थित दिल्ली, कानपुर और अमृतसर मौसमी परिवर्तन पूरे जीवन को प्रभावित करता है।
अब देखो क्या है, कोंकण तट मतलब जो यहाँ पे महाराष्ट्र से लेके गोवा तक का जो एरिया है। अब इधर क्या होता है कि यहाँ पे 20 से 25 डिग्री सेल्सियस तापमान ही होता है, क्योंकि समुद्र के कारण मैंने बताया था। परंतु वहीं दिल्ली में देखो यहाँ पे माइनस में डिग्री तापमान जाता है और गर्मियों में 40-45 डिग्री भी जाएगा तापमान। समुद्र तल से ऊंचाई के साथ तापमान घटता है, ये सही बात है। जब आप पर्वत पे जाओगे तो वहाँ ठंडा फील करोगे। विरल वायु के कारण पर्वतीय प्रदेशों मैदानों की तुलना में अधिक ठंडे होते हैं। उदाहरणतः आगरा और दार्जिलिंग एक ही अक्षांश पर स्थित है, मतलब ऐसे एक ही किंतु जनवरी में आगरा का तापमान 16 डिग्री सेल्सियस जबकि दार्जिलिंग में यह 4 डिग्री सेल्सियस होता है। उचावच भारत के भौतिक स्वरूप तथा उचावच तापमान, वायुदाब, पवनों की गति एवं दिशा तथा ढाल की मात्रा और वितरण को प्रभावित करता है। उदाहरणतः जून और जुलाई के बीच पश्चिमी घाट तथा असम के पवनाभिमुखी ढाल अधिक वर्षा प्राप्त करते हैं। जो ज्योग्राफिकल ट्रेन होता है, जैसे ध्यान देखना, जैसे मान लो कि पर्वतें होती है जैसे ऊंची होती है, पठार मोस्टली ऐसे होता है, तो ये समझ में इसके कंपेरिजन ज़्यादा ये ऊंचा है, तो ये जो है अब अपने को पता है जब ऊपर जाते हैं तो तापमान कम होते जाता है, तो इसके स्वाभाविक बात है ऑटोमेटिक यहाँ पे क्या होगा, हाई प्रेशर बन जाएगा। ठीक है तो ये चीज़ें फर्क पड़ता है। ठीक है, दूसरा उदाहरणतः जून और जुलाई के बीच पश्चिमी घाट तथा असम के पवनाभिमुखी ढाल अधिक वर्षा प्राप्त करते हैं, जबकि इसी दौरान पश्चिमी घाट के साथ लगा दक्षिणी पठार पवनाभिमुखी स्थिति के कारण कम वर्षा प्राप्त करता है। ध्यान से देखना, जो ये मान लो कि पश्चिमी घाट है ये, तो जब साउथ वेस्ट मानसून आता है, दक्षिण पश्चिम मानसून आता है, तो इधर तो बरसात हो जाती है, पर जैसे जैसे क्या होता है कि ये ऊपर चढ़ता है, जिसकी ऊंचाई बढ़ती जाएगी, तो यहाँ पे इसके जो इधर वाला जो है वृष्टि छाया प्रदेश आता है, क्योंकि यहाँ से होते ठंडे हुए पूरा बरसात यहीं कर देती है, इधर पार जा ही नहीं पाती। इसीलिए मोस्टली जो देखो काठियावाड़ क्षेत्र होता है ये सब, क्यों वहाँ पे पानी की कमी है, रीजन है कि पश्चिमी घाट यहाँ पे है, यहीं पे बरसात हो जाती है सारी, इधर बरसात हो ही नहीं पाती। वायुदाब पवनों से जुड़े कारक। भारत की स्थानीय जलवायु में पाई जाने वाली विविधता को समझने के लिए निम्नलिखित 3 कारकों की क्रियाविधि को जानना आवश्यक है। पहला, वायुदाब एवं पवनों का धरातल पर वितरण। भूमंडलीय मौसम को नियंत्रित करने वाले कारक एवं विभिन्न वायु संयुतियों जेट प्रवाह के अंतर्वाह द्वारा उत्पन्न ऊपरी वायु संचरण ITC जड़िए पढ़ेंगे थे सारा। शीतकाल में पश्चिमी विक्षोभ तथा दक्षिणी पश्चिमी मानसून काल में उष्णकटिबंधीय अवदाबों के भारत में अंतर्वहन के कारण उत्पन्न वर्षा के अनुकूल दशाएं। ये तीनों कारण हैं जो भारत में अलग अलग वो चीज़ें करती है। और फिर 3 कारक की क्रियाविधि को शीत व ग्रीष्म ऋतु के संदर्भ में अलग अलग बातें समझा जा सकता है। तो पहले अपन शीत ऋतु में समझेंगे। शीत ऋतु में मौसम की क्रियाविधि क्या होती है, ध्यान से समझना। ये मान लो इंडिया है, ठीक है, तो शीत ऋतु में क्या होता है, जब ये ठंडा होने लग जाता है, ये प्रदेश हमेशा ऐसा ही रहता है, यहाँ तो मतलब हल्का गर्मी वैसा रहता है, तो यहाँ पे हाई प्रेशर बेल्ट बन जाता है। अब हमेशा जो हवा क्या हाई प्रेशर से लो प्रेशर की तरफ चलती है, तो ये इधर मूव ऑन करने लग जाता है, इधर मूव ऑन करने लग जाएगा। ठीक है, तो वही सारी चीज़ें बताएगी इसमें, देखना। धरातलीय वायुदाब तथा पवनें। शीत ऋतु में भारत का मौसम मध्य एवं पश्चिम एशिया में वायुदाब के वितरण से प्रभावित होता है। इस समय हिमालय के उत्तर में तिब्बत में उच्च वायुदाब केंद्र स्थापित हो जाता है, हाई प्रेशर हो जाता है, ध्यान समझना। इस उच्च वायुदाब केंद्र के दक्षिण में भारतीय उपमहाद्वीप की ओर निम्न स्तर पर धरातल के साथ पवनों का प्रवाह प्रारंभ हो जाता है। तो यहाँ पे क्या लो प्रेशर रहता है, तो यहाँ से हवा इधर आने लग जाती है। मध्य एशिया के उच्च वायुदाब केंद्र से बाहर की ओर चलने वाली धरातलीय पवनें भारत में शुष्क महाद्वीपीय पवनों के रूप में पहुँचती है, और ये महाद्वीपीय पवनें उत्तर पश्चिम भारत में व्यापारिक पवनों के संपर्क में आती है। लेकिन इस संपर्क क्षेत्र की स्थिति स्थायी नहीं है, कई बार तो इसकी स्थिति खिसकर पूर्व में मध्य गंगा घाटी के ऊपर पहुंच जाती है। परिणाम स्वरूप मध्य गंगा घाटी तक संपूर्ण उत्तर पश्चिमी तथा उत्तर भारतीय शुष्क उत्तर पश्चिमी पवनों के प्रभाव में आ जाता है। अब देखो ध्यान देखना, अब ये देखो यहाँ से पश्चिम जेट हवा आती है। अब ये क्या था, यही जो है जो सर्दियों में जो बरसात होती है माउट हॉट बोलते हैं उसको, ये लाती है। ठीक है, तो ये चीज़ कि भूमध्य सागर से आती है तो ये नम होती है, जब यहाँ पे जो टेम्परेचर अगर उससे कम होता तो यहाँ पे वो बरसात कर देती है। ठीक है, अब ये देखो ये ऐसे बह रही है, ठीक है, अब ऐसे 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 बहती जाएगी। अब वही चीज़ है, ध्यान समझना। तो क्या होगा, जैसे यहाँ हाई प्रेशर का रेट होगा, हाई प्रेशर का रेट होगा तो धीरे धीरे इधर की ओर मूव ऑन करती चली जाएगी। अभी जो इधर आने लग जाएगी सारी की सारी। जेट प्रवाह और ऊपरी वायु परिसंचरण। जिन पवनों का ऊपर वर्णन किया गया है वे धरातल के निकट या वायुमंडल की निचली सतहों में चलती है। ठीक है, जेट प्रवाह और ऊपरी वायु परिसंचरण। निचले वायुमंडल के सौर मंडल पर धरातल से लगभग 3 किलोमीटर ऊपर बिल्कुल भिन्न प्रकार की वायु संचरण होता है।
ऊपरी वायु संचरण के निर्माण में पृथ्वी के धरातल के निकट वायुमंडलीय दाब की भिन्नताओं की कोई भूमिका नहीं होती है। 9 से 13 किलोमीटर की ऊंचाई पर समस्त मध्य एवं पश्चिम एशिया पश्चिम से पूर्व बहने वाली पछुआ पवनों के प्रभावाधीन होता है। ये पवनें तिब्बत के पठार के समांतर हिमालय के उत्तर में एशिया महाद्वीप पर चलती है। इन्हें जेट प्रवाह कहा जाता है। तिब्बत उच्च भूमि पर इन जेट प्रवाह के मार्ग में अवरोधक का काम करती है, जिसके परिणाम स्वरूप जेट प्रवाह 2 भागों में बढ़ जाती है, जिसकी एक शाखा तिब्बत के पठार के उत्तरी में बहती है और जेट प्रवाह की दक्षिणी शाखा हिमालय के दक्षिण से पूर्व की ओर बहती है। इस दक्षिणी शाखा की औसत स्थिति फरवरी में 25 डिग्री उत्तरी अक्षांश रेखा के ऊपर होती है तथा इसका दाब स्तर 200 से 300 मिलीबार होता है। ऐसा माना जाता है कि जेट प्रवाह की यही दक्षिणी शाखा भारत में जाड़े के मौसम में महत्वपूर्ण प्रभाव डालती है। तो इधर से आती है, तो यहाँ पे 2 पार्ट में डिवाइड हो जाएगी जो पामी पठार, उससे एक इधर चली जाती है, एक इधर चली जाती है। तो ये भारत में जो है यहाँ तक ही घूम पाती है, याद रखनी चाहिए, मतलब कर्क रेखा से ऊपर ऊपर। पश्चिमी चक्रवाती विक्षोभ तथा उष्ण कटिबंधीय चक्रवात। पश्चिमी विक्षोभ जो भारतीय उपमहाद्वीप में जाड़े के मौसम में पश्चिम तथा उत्तर पश्चिम में प्रवेश करते हैं, भूमध्य सागर पर उत्पन्न होते हैं। भारत में इनका प्रवेश पश्चिमी जेट प्रवाह द्वारा होता है। शीतकाल में रात्रि के तापमान में वृद्धि इन विक्षोभों के आने का पूर्व संकेत माना जाता है। मतलब सर्दियों में टेम्परेचर क्या होगा, बढ़ जाएगा, मतलब गर्म हो जाएगी। देखना मोस्टली जब बादल होते हैं तो गर्मी क्यों बढ़ जाती है। हाँ बोलो सर। ये मेरे टॉपिक ना वीक है सर, इसको थोड़ा सा ना मतलब स्पीड स्लो करके पॉइंट एग्जांपल से समझा देना। ऐसे है ना, जो ये इसका जो फर्स्ट पार्ट है ना, फर्स्ट पार्ट मतलब 11th क्लास का जो फर्स्ट पार्ट है, शायद ये फर्स्ट है या शायद वो जो भी सेकंड है, उसमें पूरा क्लाइमेट पूरा टॉपिक ही है वो, ठीक है। वैसे मैं बता दूंगा, यहाँ पे वो पूरा एक चैप्टर ही है। यहाँ पे क्या है, इन्होंने खुद ही आधा आधा दिया है। ये देखो ये पूरा यहाँ पे फट से भाग गया हो, वहाँ पे उन्होंने पूरा वही दिया है, ठीक है। कोई नहीं, देखते हैं, फिर भी थोड़ा थोड़ा मैं बता ही दूंगा, ठीक है, ध्यान से देखना। और मैं फिर बता दूँ, दूसरी बात एक चीज़ याद रखना, जो मेंस में तो चलो ठीक है, फिर भी पीटी में है ना, हमेशा कभी वो कॉन्सेप्ट बेस्ड क्वेश्चन नहीं पूछेगा वो आपसे। कॉन्सेप्ट बेस्ड इन द सेंस की है ना, थोड़ा बहुत अगर आपको आइडिया है कि जैसे मान लो कि भाई हाई प्रेशर होता है तो किधर हवा बहती है, ठीक है, उसके कारण मानसून कैसे क्रिएट होता है, अगर छोटा छोटा आइडिया है उससे क्वेश्चन बना लोगे। मेंस में लिखने में जब एक्सप्लेन करोगे तब थोड़ा बहुत दिक्कत पड़ता है, ठीक है। फिर भी मैं ट्राई करूँगा, यहाँ समझाते हैं, ठीक है। चलो देखते हैं, ध्यान से देखना। अब देखिए पश्चिमी चक्राती विक्षोभ क्या होता है, ध्यान से समझना। पहले यहाँ पे देखो, ये इधर से आता है, ध्यान से देखना। पश्चिमी चक्रवाती यहाँ पे भूमध्य सागर है, वो यहाँ से क्रिएट होता है, ठीक है, और ये इधर की ओर बहता है। तो यहाँ पे क्या है, देखो ये तिब्बत का पठार जो है ये रहा, तो इसके एक तो उत्तर में चले जाता है ये, और एक इधर आता है। अब ध्यान से समझना। अब यहाँ पे आएगा, जब सर्दियों का टाइम होता है तो यहाँ पे क्या रहता है, हाई प्रेशर रहता है, ठीक है, हाई प्रेशर रहता है। परंतु क्या होता है कि जब जो है ये जब ये इधर से आने लगता है, ठीक है, तो यहाँ पे बरसात होने की पॉसिबिलिटी क्यों होती है, वो देखो ये समझाएगा। आप ध्यान देखना। उष्ण कटिबंधीय चक्रवात। पश्चिमी विक्षोभ जो भारतीय उपमहाद्वीप में जाड़े के मौसम में पश्चिम तथा उत्तर पश्चिम से प्रवेश करते हैं, भूमध्य सागर पर उत्पन्न होते हैं, तो वो मैंने बताई दिया, भूमध्य सागर उत्पन्न होता है और यहाँ से ये इधर आते हैं। भारत में इनका प्रवेश पश्चिमी जेट प्रवाह द्वारा होता है, ठीक है। शीतकाल में रात्रि के तापमान में वृद्धि इन विक्षोभों के आने का पूर्व संकेत माना जाता है। जब यहाँ पे ध्यान से समझना, जब ये आ रहे हैं तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, टेम्परेचर वृद्धि हो जाएगी। टेम्परेचर में वृद्धि हो रही है, मतलब थोड़ा बहुत लो प्रेशर क्रिएट हो रहा है, ठीक, ध्यान समझना। उष्ण कटिबंधीय चक्रवात जो बंगाल की खाड़ी तथा हिंद महासागर में उत्पन्न होते हैं, इन उष्ण कटिबंधीय चक्रवातों से तेज गति की हवाएं चलती है और भारी बारिश होती है। ये चक्रवात तमिलनाडु, आंध्र प्रदेश और उड़ीसा के तटीय भागों पर टकराते हैं। मूसलाधार वर्षा और पवनों की तीव्र गति के कारण ऐसे अधिकतर चक्रवात अत्यधिक विनाशकारी होते हैं कि आपने अपने दो देशों छोड़ो। अब तो ये बता रहा है अगला, देखो अब यहाँ पे इसने इतना ही बताया और आगे भाग गया इसको एक्सप्लेन नहीं किया। अब ये बता रहा है कि जैसे मान लो कि चक्रवात जो आते हैं, अब जैसे मान लो कि यहाँ पे देखो, ध्यान से देखना चक्रवात कैसे आता है, क्या होता है। जब मान लो कि जो बंगाल की खाड़ी में, ध्यान समझना, जब लो प्रेशर क्रिएट होगा, जब लो प्रेशर क्रिएट होगा तो स्वाभाविक सी बात है क्या होगा, ये हमेशा ऊपर की ओर उठती है लो प्रेशर पे, ध्यान समझना। और यहाँ पे क्या रहता है, उसी टाइम हाई प्रेशर का बेल्ट बना रहता है यहाँ पे, ठीक है। तो ये जो है हवाएं जो जैसे मोस्टली क्या होता है, हाई प्रेशर से लो प्रेशर की तरफ जाती है, ठीक है। अब ये जब ये उठने लगेगी ना, तो यहाँ पे चक्रवात की जो है कंडीशन बनने लगती है, ठीक है। अब देखो ये तो जब गर्मी के दिनों में रहेगा तो यहाँ पे क्या रहेगा, जब उस टाइम लो प्रेशर रहेगा, और यहाँ पे जब धीरे धीरे अगर वो लो प्रेशर के कारण हवा उठती है ऊपर, तो धीरे धीरे यहाँ पे क्या होता है कि हाई प्रेशर क्रिएट हो जाता है। तो ये कंडीशन है, दोनों एक साथ बनती है, लो प्रेशर हाई प्रेशर वाली, वो आगे समझाया जाएगा, ठीक है, छोड़ो अभी ये। अभी इन्होंने देखो मैं फिर बता रहा हूँ, थ्योरी दे रहा है, तो कॉन्सेप्ट वाला जो पहली वाली जो है ना, उसमें पूरा कॉन्सेप्ट दिया है इसका, ठीक है। उतना अब देख ग्रीष्मकालीन
मानसूनी पवनी धरातल परिसंचरण कैसे होता है इनका। देखो जो दक्षिण पश्चिम मानसून आता है ना, देखो ध्यान देखना, ये पूरा दक्षिणी ऑसिलेशन, बहुत सारी चीज़ें है इसमें, ऐसा नहीं है कि एक चीज़ें होती है। जब यहाँ पे क्या होता है, जब लो प्रेशर क्रिएट हो जाता है गर्मियों के दिनों के, देखो अभी जैसे देखो ध्यान से समझना, मार्च के बाद में गर्मी बढ़ना शुरू कर जाती है। मार्च के बाद जब गर्मी बढ़ना शुरू करती है तो क्या होता है कि धीरे धीरे यहाँ पे लो प्रेशर क्रिएट हो जाता है। अब जब लो प्रेशर क्रिएट होगा, इधर क्या होता है कि यहाँ पे जो है हाई प्रेशर बेल्ट बनता है, हाई प्रेशर बेल्ट दक्षिण ऑसिलेशन, ठीक है। तो उसके कारण क्या होता है कि जो हाई प्रेशर से लो प्रेशर की ओर हवा चलती है, ठीक है, इधर ऐसे हवा चलती है। अब क्या होता है कि जब इक्वेटर आता है ना, 0 डिग्री इक्वेटर, तो उसके बाद में जो है ये, और याद रखना कि वो कौन सा एक बोल रहा हूँ, इक्वेटरल पे वो होता है ना, यूपीएससी ने क्वेश्चन भी पूछा था उसके बारे में, कोरिलिस फोर्स के कारण जो हाँ, तो उसके कारण हमेशा ये इधर जो है बाई तरफ विक्षेपित होती है, तो ये इधर फिर ऐसे आती है, तो ये दक्षिण पश्चिम मानसून अपने भारत में लाता है। तो ये चीज़ें रखना, अभी करेंगे वो पहली बुक में है ना, वो सारा है, तो टेंशन मत लो। इधर इन्होंने थोड़ा बस उस तरीके से दिए है। जिस ऋतु में मौसम की क्रियाविधि धरातलीय वायुदाब तथा पवनी। गर्मी का मौसम शुरू होने पर जब सूर्य उत्तरायण में स्थित होता है, सब ध्यान देखना, तो 23 डिग्री से ऊपर चले जाएगा, सूर्य उत्तरायण की तरफ जा रहा है, मतलब उधर जा रहा है, ठीक है। तो क्या होगा, उपमहाद्वीप के निम्न तथा उच्च दोनों ही स्तरों पर वायु परिसंचरण में उत्क्रमण हो जाता है, ठीक है। जुलाई के मध्य तक धरातल के निकट निम्न वायुदाब पेटे, जिसे अंतः उष्णकटिबंधीय अभिसरण क्षेत्र ITCZ कहा जाता है, उत्तर की ओर खिसककर हिमालय के लगभग समांतर 20 से 25 डिग्री उत्तरी अक्षांश पर स्थित हो जाता है। तो ITCZ जो है ना, ये ITCZ यहाँ पे आ जाता है, ये वाला जो है 25 से 30 डिग्री से यहाँ पे ITCZ आ जाता है, चाहे तो लो प्रेशर क्रिएट होता है, वही होता है, ठीक है। यहाँ के ना, इस समय तक पश्चिमी जेट प्रवाह भारतीय क्षेत्र से लौट चुका होता है, यहाँ रखना, जून जुलाई तक वो लौट चुका होता है। वास्तव में मौसम विज्ञानियों ने पाया कि भूमध्य रेखीय द्रोणी ITCZ के उत्तर की ओर खिसकने तथा पश्चिमी जेट प्रवाह के भारत के उत्तरी मैदान से लौटने के बीच एक अंतर संबंध है। प्राय ऐसा माना जाता है कि इन दोनों के बीच कार्य कारण का संबंध है। ITCZ का निम्न वायुदाब क्षेत्र होने के कारण, याद रखना कि क्या है, लो प्रेशर वाला है, ठीक है। अब आगे देखो, विभिन्न दशाओं में पवनों की अपनी ओर आकर्षित करता है, ठीक है। ध्यान देखना, देखो ये कॉन्सेप्ट बस याद रखना, लो प्रेशर से हमेशा, देखो हाई प्रेशर से लो प्रेशर की तरफ हवा चलती है, और लो प्रेशर पे हमेशा क्या होता है, गर्म होकर हवा उठने लगती है ऊपर। अब ये यहाँ पे आते देते हैं तो ये ऐसे एक सर्कल बन जाता है, ठीक है। तो ये चीज़ याद रखना, लो प्रेशर से हाई प्रेशर की ओर जाएगी, हाई प्रेशर से लो प्रेशर की ओर आएगी। हाँ, मैंने कॉन्सेप्ट नहीं, हाई प्रेशर से लो प्रेशर में जाती है, पर क्या होता है जब यहाँ लो प्रेशर होता है तो गर्म होकर हवा उठने लग जाती है, जो गर्म होकर ऊपर हवा उठने लगती है तो हाई प्रेशर उसको आके भरने लग जाता है, तो ये एक सर्कुलेशन बनने लग जाता है। ये चीज़ याद रखना, ऐसे नहीं लो प्रेशर हाई प्रेशर की तरफ नहीं जाती है, अच्छा ठीक है। तो ये चीज़ याद रखना, ठीक है। दक्षिणी गोलार्ध में उष्ण कटिबंधीय सामुद्रिक वायु संयति MT विषुवत वृत्त को पार करके सामान्यतः दक्षिण पश्चिमी दिशा में इसी कम दाब वाली पेटी की ओर अग्रसर होती है, ठीक है। यही आर्द्र वायुधारा दक्षिण पश्चिमी मानसून कहलाती है, ठीक है। तो ये चीज़ याद रखना। तो वही देखो, इधर क्या होता है, दक्षिणी गोलार्ध में उष्ण कटिबंधीय सामुद्रिक वायु समिति MT विषुवत वृत्त को पार करके, तो वही जो याद रखना, जैसे मान लीजिए 0 डिग्री इक्वेटर है, इधर हाई प्रेशर क्रिएट हुआ, इधर लो प्रेशर क्रिएट हो जाता है ITCZ के कारण, तो इधर आके ऐसे मूव ऑन करने लग जाते हैं कोरिलिस फोर्स के कारण, और यहाँ पे ये विक्षेपित होती है, तो फिर यहाँ से दक्षिण पश्चिम मानसून क्रिएट होता है, तो उसी के बारे में बता रहा है। जेट प्रवाह ऊपरी वायु संचरण, वायुदाब एवं पवनों को उपयुक्त प्रतिरूप केवल सौरमंडल के निचले स्तर पर पाया जाता है, और याद रखना जितने भी मौसमी जितनी घटनाएं होती है वो सौरमंडल में ही होती है। जून में प्रायद्वीप के दक्षिणी भाग पर पूर्वी जेट प्रवाह 90 किलोमीटर प्रति घंटा गति से चलता है। यह जेट प्रवाह अगस्त में 15 डिग्री उत्तरी अक्षांश पर तथा सितंबर में 22 डिग्री उत्तरी अक्षांश पर स्थित हो जाता है। ऊपरी वायुमंडल में पूर्वी जेट प्रवाह सामान्य 30 डिग्री उत्तरी अक्षांश से परे नहीं जाता है, उसके उधर नहीं जाएगा हमेशा ये, ठीक है। तो मानसून का गुण छोड़ो। पूर्वी जेट प्रवाह तथा उष्ण कटिबंधीय चक्रवात, अब देखो चक्रवात की स्थिति कैसे बनती है वो चीज़ देखना। पूर्वी जेट प्रवाह उष्ण कटिबंधीय चक्रवातों को भारत में लाता है, ठीक है। तो ये पूर्वी जेट प्रवाह मतलब ये इधर से, देखो इधर से हवा बह रही है, ये पूर्वी जेट प्रवाह, और वो पश्चिमी विश्व में अपन देखे थे इधर से आती है, ये देखो इधर से आती है, याद रखना ये चीज़, दोनों चीज़। ये जो पश्चिमी जो विश्व आता है याद रखना, इससे मानसूनी जो माउट वर्षा होती है सर्दियों में, और ये जो पूर्वी जो जेट स्ट्रीम आती है ये से याद रखना, इससे आते हैं चक्रवात, ये सब सारी चीज़ें,
ठीक है। पूर्वी जेट प्रवाह उष्णकटिबंधीय चक्रवातों को भारत में लाता है। ये चक्रवात भारतीय उपमहाद्वीप में वर्षा के वितरण में महत्वपूर्ण भूमिका निभाते हैं। इन चक्रवातों के मार्ग में भारत में सर्वाधिक वर्षा वाला भाग है। इन चक्रवातों की बारंबारता, दिशा, गहनता और प्रभाव के लंबे दौर में भारत की ग्रीष्मकालीन मानसून वर्षा के प्रतिनिधान पर पड़ता है। ठीक है। अब ITC-Z क्या है इसको समझ लो, यहाँ पे दिया है विषुवत पर। ठीक है, अब ध्यान देखना, ये 0 डिग्री है पर स्थित अंत उष्णकटिबंधीय अभिसरण क्षेत्र एक निम्न वायुदाब वाला क्षेत्र है। ये क्या है, लो प्रेशर वाला क्षेत्र, ध्यान से देखना। तो ITC-Z यहाँ से ऐसे खिसकते जाएगा धीरे धीरे। इस क्षेत्र में व्यापारिक पवनी मिलती है। व्यापारिक पवनी पर याद है 10 डिग्री से लेके इधर यहाँ पे व्यापारिक पवनी पाई जाती है। अतः इस क्षेत्र में वायु ऊपर उठने लगती है। अब समझ बताइए, मैंने बोला था लो प्रेशर जब होता है तो वायु क्या होती है, वो धीरे धीरे ऊपर उठने लग जाती है। जुलाई के महीने में ITC-Z 20 डिग्री से 25 डिग्री होती है अक्षांशों के आसपास गंगा के मैदान में स्थित। अब देखो ये धीरे धीरे क्या हो गया, उठ के यहाँ पे इधर के शिफ्ट हो जाएगा। तो ये कहाँ आ जाएगा, 25 से 30 डिग्री नॉर्थ में आ जाएगा। इसे कभी मानसूनी गर्त भी कहते हैं। अब देखो ध्यान देखना, यही कारण है कि जो इधर से चलता चलता जब इधर आता है ना, इधर यहाँ पे फिर लो प्रेशर क्रिएट होता है। इसलिए देख लो, ये गर्मियों में आते आते यहाँ पे लो प्रेशर क्रिएट हो जाता है। यह मानसूनी गर्त उत्तर और उत्तर पश्चिमी भारत पर तापीय निम्न वायुदाब के विकास को प्रोत्साहित करता है, मतलब लो प्रेशर को क्रिएट करता है और टेम्परेचर को प्रभावित करता है। यह ITC-Z के उत्तर की ओर खिंचने के कारण दक्षिणी गोलार्ध की व्यापारिक पवनें 40 डिग्री और 60 डिग्री पूर्व देशांतरों के बीच विषुवत को पार कर जाती है। तो यही कारण हो गया, वो इधर से आके फिर ऐसे मूव ऑन करती है। ITC-Z उधर खिसकते जाता है, ये उसको आकर्षित करता है। कोरलिस बल के प्रभाव से विषुवत को पार करने वाली इन व्यापारिक पवनों की दिशा दक्षिण पश्चिम से उत्तर पूर्व की ओर हो जाती है। तो बस यही है, याद रखना, नॉर्थ, साउथ, ईस्ट, वेस्ट। ठीक है। अब देखो यहाँ से जब ये इक्वेटर पे आ रही थी तब ऐसे थी, मतलब ये याद रखना कि ऐसे थी। ठीक है। फिर उसके बाद में ऐसे हो जाती है, नॉर्थ ईस्ट की तरफ हो जाती है। ठीक है। कोहली बल के प्रभाव से विषुवत को पार करने वाली व्यापारिक पवनों की दिशा दक्षिण पश्चिम से उत्तर पूर्व की ओर हो जाती है। मतलब यहाँ से देखो ऐसे करके ये ऐसे आ रही थी, ऐसे चली जाती है। यह दक्षिण पश्चिम मानसून है। शीत ऋतु में ITC-Z दक्षिण की ओर, याद रखना। अब जैसे यहाँ पे हाई प्रेशर क्रिएट होगा शीत ऋतु में, तो ये धीरे धीरे ITC-Z वापस किधर आ जाएगा, इक्वेटर के पास आ जाएगा। तो ये प्रोसेस हमेशा चलती रहती है। इसी के अनुसार पवनों की दिशा दक्षिण पश्चिम में बदलकर उत्तर पूर्व हो जाती है। फिर अब क्या होगा, जो इधर होते वापस से मानसून क्या हो जाता है, रिटर्निंग मानसून। इसलिए तो ऐसे देखो, ऐसे करके वापस इधर चले जाता है, इधर चले जाता है, तो वापस से ये उत्तर पूर्वी मानसून है। ठीक है। जब ये रिटर्निंग होता है ना, तभी उस टाइम तो देखो उत्तर पूर्वी मानसून आता है। ठीक है। जब ये देखो ऐसे, पहले ऐसे थी इसकी, अभी ऐसे हो गया। तो जब इधर आता है तो बंगाल की खाड़ी से लेके आता है, तो इसलिए तमिलनाडु इधर यहाँ पे बरसात करता है। ये चीज़ याद रखना। बात है मानसून की प्रकृति कैसी है। मानसून एक सुपरिचित जलवायु घटक है, परंतु उसके बारे में बहुत कम जानकारी उपलब्ध है। सदियों से होते आ रहे इन प्रेक्षणों के बावजूद मानसून आज भी वैज्ञानिकों के लिए पहले बनी हुई है। मानसून की सही प्रकृति व उसके कारणों को जानने के अनेक प्रयास किए गए हैं, किंतु अब तक कोई भी एक सिद्धांत इसे पूरी तरह से स्पष्ट नहीं कर पाया है। पिछले कुछ दिनों में से तोड़ अब तब सामने आया जब मानसून अध्ययन इस क्षेत्रीय स्तर के बजाय भूमंडलीय स्तर पर किया गया है। दक्षिण भारतीय एशियाई क्षेत्र में वर्षा के कारणों व्यवस्थित अध्ययन मानसून के कारणों समझने में सहायता करता है। इसे कुछ विशेष पक्ष इस प्रकार है। मानसून का आरंभ तथा उसका स्थल की ओर बढ़ना। ठीक है। वर्षा लाने वाले तंत्र, उदाहरण उष्णकटिबंधीय चक्रवात तथा मानसूनी वर्षा की आवर्ती व वितरण के बीच संबंध। और मानसूनी विच्छेद। विच्छेद का मतलब होता है मानसून आया फिर टूट गया, नहीं आया फिर आया फिर ऐसे, तो उसको बोलते हैं। अब देखो UPSC ने यहाँ से डायरेक्ट क्वेश्चन पूछा एल नीनो नॉन नीनो के बारे में, और आपकी बारी इंपॉर्टेंट है। एल नीनो एक जटिल मौसम तंत्र है जो हर 5 या 10 साल बाद प्रकट होता है, याद रखना इसे। इसके कारण संसार के विभिन्न भागों में सूखा आता है, बाढ़ आती है या मौसम की चरम अवस्थाएं आती है। एल नीनो के कारण इस तंत्र में महासागरीय और वायुमंडलीय परिघटनाएं शामिल होती है। पूरी प्रशांत महासागर में, याद रखना पूरी प्रशांत महासागर इधर वाला, ये पेरू के तट के निकट उष्ण समुद्री धारा के रूप में प्रकट होता है। मतलब यहाँ पे क्या हो जाता है, लो प्रेशर क्रिएट हो जाता है। इससे भारत सहित अनेक स्थानों का मौसम प्रभावित होता है। एल नीनो भूमध्य रेखीय उष्ण समुद्री धारा का विस्तार मात्र है, जो अस्थायी रूप से ठंडी पेरुवियन तथा हम्बोल्ट धारा अपनी एटलसमीन धारा को विस्तृत छोड़ो पर प्रतिस्थापित हो जाती है। यह धारा पेरू तट के जल का तापमान 10 डिग्री सेल्सियस तक बढ़ा देती है। बढ़ा देती तो क्या हो जाएगा, लो प्रेशर क्रिएट हो जाएगा। इसके निम्नलिखित परिणाम होते हैं। क्या होगा,
भूमध्य रेखीय वायुमंडलीय परिसंचरण में विकृति आ जाएगी। जो मतलब नॉर्मली ऐसे होता था, ऐसे आ जाता था, अब वो यहाँ आएगा ही नहीं। जो यहाँ तक मूव ऑन करवाता था वो आता ही नहीं था। अब जब यहाँ लो प्रेशर क्रिएट हो जाएगा, ध्यान समझना, यहाँ पे देखो, यहाँ पे क्या रहता था उस टाइम भारत में, जैसे मान लो यहाँ लो प्रेशर क्रिएट हुआ, ठीक है, तो यहाँ पे हाई प्रेशर क्रिएट होता था, तो तब जाके ये मौसम ऐसे भागता था। पर जब यहाँ पे लो प्रेशर क्रिएट हो जाएगा तो फिर कभी जाएगा नहीं। समुद्री जल के वाष्पन में अनियमितता आ जाएगी, ठीक है, सभी सी बात है, मतलब लो प्रेशर क्रिएट हो बहुत ज़्यादा वाष्पन होने लग जाएगा। पल्लों की मात्रा में कमी आ जाएगी, जिससे समुद्री मछलियों की संख्या का घट जाना है। एल नीनो शाब्दिक अर्थ है बालक ईसा, क्योंकि ये धारा दिसंबर के महीने किसमिस के आसपास नजर आती है। पेरू दक्षिण गोलार्ध में दक्षिण गर्मी का महीना होता है। ऑस्ट्रेलिया में दिसंबर में तो गर्मी पड़ती है, जनवरी में खतरनाक। भारत में मानसून के टेम्परेचर बढ़ाने के कारण है ना, अगर वो होगा तो ये हो जाएगा। हाँ, तो समझ बात है ना, जब यहाँ पे जब टेम्परेचर बढ़ने लग जाता है, गर्म क्या है कि गर्म जो धारा होता है पेरू, ये गर्म धारा है, तो यहाँ पे क्या होता है कि ये गर्म धारा जब आती है तो समझ बात लो प्रेशर क्रिएट होगा। अरे नॉर्मली होना चाहिए था, नॉर्मल अवस्था में हाई प्रेशर है यहाँ पे, ठीक है, पर लो प्रेशर क्रिएट हो जाता है। और इसके कारण क्या होता है, जब ठंडी धारा जब ये गर्म धारा से मिलती है तब भी वो उसको गर्म कर देती है 10 डिग्री सेल्सियस तक। नहीं तो मोस्टली क्या होता है, ठंडी धारा जब मान लो मिल रही है तो उसको गर्म को क्या कर देगा, ठंडा कर देगा, परंतु ये इतनी गर्म हो जाती है कि वो जो ठंडी धारा उसके मिलने के बावजूद भी 10 डिग्री सेल्सियस तापमान बढ़ा देती है। तो ये जो सारी चीज़ें जो मौसम की जो एक प्रतिरूप बना रहता है उसको बिगाड़ देती है। भारतीय मानसून की लंबी अवधि के पूर्वानुमान के लिए एल नीनो का उपयोग होता है। सन 1991 में एल नीनो का प्रचंड रूप देखने को मिला था। इसी कारण देश के अधिकतर भागों में मानसून के में 5 से 12 दिनों की देरी हो गई थी। तो ये चीज़ याद रखना। अब देखो, भारत दक्षिण पश्चिम मानसून के पहुंचने की सामान्य तिथि अभी की नॉर्मल है। अब देखो 1 जून में भारत में यहाँ इंटर कर जाता है, ठीक है, फिर 5 जून में यहाँ पहुँच जाता है, 10 जून को यहाँ पहुँच जाता है, ठीक है, ध्यान देखना, 15 जून को यहाँ पहुँचा, 1 जुलाई को यहाँ पहुँचा, 15 जुलाई को यहाँ पहुँचता है, ठीक है। अभी देखो यहाँ पे भी 1 जून को ही पहुँच जाता है, क्योंकि जब ध्यान देखना वो यहाँ ऐसे इंटर करेगा तो इधर से ऐसे होके तो ये तो इधर 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 पहुँच जाता है, इसलिए जल्दी पहुँचता है इधर, ठीक है। तो ये चीज़ याद रखना। मानसून का आरंभ 19वीं सदी के अंत में यह व्याख्या की गई थी कि गर्मी के महीनों में स्थल और समुद्र का विभेदित तापमान ही मानसूनी पवनों के उपमहाद्वीप की ओर चलने के लिए मंच तैयार करता है। ये बात सही है। जब याद रखना कि जब अरब सागर जब वो गर्म होता है, ध्यान से समझना, ठीक है, तो उससे क्या होगा, पवनें उठेगी। जब गर्म होता है तो उससे पवनें उठेगी और इधर जाए, मतलब पवनें ऊपर उठने लग जाती है। या जब मान लो कि हाई प्रेशर क्रिएट हुआ, ठीक है, इसलिए जो है ना ध्यान से देखना, चक्रवात जो मोस्टली जो है इसमें क्यों आते हैं, बंगाल खाड़ी में क्यों आते हैं, क्योंकि यहाँ पे जो है ना पानी शुद्ध पानी होता है, शुद्ध पानी जल्दी गर्म होता है, तो यहाँ लो प्रेशर क्रिएट होता है, फट से जो है वो आते हैं। पर उसके कंपेरिजन में अरब सागर थोड़ा ठंडा होता है। तो ये जो फिर जब मान लो कि लैंड में जब मान लो कि लो प्रेशर क्रिएट हो रहा है तो मानसून होने की जो बरसात आने की पॉसिबिलिटी बढ़ जाती है। अप्रैल और मई के महीनों में जब सूर्य कर्क रेखा पर लंबवत चमकता है तो हिंद महासागर के उत्तर में स्थित विशाल भूखंड अत्यधिक गर्म हो जाता है। इसके परिणाम स्वरूप उपमहाद्वीप के उत्तर पश्चिमी भाग पर एक गहन न्यून दाब क्षेत्र विकसित हो जाता है। क्या हो गया, लो प्रेशर, क्योंकि भूखंड के दक्षिण में हिंद महासागर अपेक्षाकृत धीरे धीरे गर्म होता है। ध्यान रखना, आपने पहले प्रॉपर्टी पढ़ी थी आज ही, याद रखना, जल जो जितना जल्दी गर्म हो, मतलब गर्म होने में टाइम लेता है, ठंडा होने में टाइम लेता है। निम्न वायुदाब केंद्र विषुवत रेखा के उस पार से दक्षिण पूर्वी सन्मार्गी पवनों को आकर्षित कर लेता है, ठीक है। इन दशाओं में अंतर उष्णकटिबंधीय अभिसरण क्षेत्र उत्तर की ओर स्थान ITCZ जो ऊपर की ओर चला जाता है। इस प्रकार दक्षिण पश्चिम मानसूनी पवनों को दक्षिण पूर्वी सन्मार्गी पवनों के विस्तार के रूप में देखा जा सकता है, जो भूमध्य रेखा को पार करके भारतीय उपमहाद्वीप की ओर विक्षेपित हो जाती है। ये पवनें भूमध्य रेखा को 40 डिग्री पूर्वी तथा 60 डिग्री पूर्वी देशांतर रेखाओं के बीच पार करती है। अंत उष्णकटिबंधीय अभिसरण क्षेत्र की स्थिति में परिवर्तन का संबंध हिमालय के दक्षिण में उत्तरी मैदान के ऊपर पश्चिमी जेट प्रवाह द्वारा अपनी स्थिति के प्रत्यावर्तन से भी है। याद रखना, क्योंकि जैसे पश्चिम ये जब लौटता है, वेस्टर्ली हवाएं जब लौटती है तब ITCZ ऊपर आता है, क्योंकि पश्चिमी जेट प्रवाह के इस क्षेत्र से खिसकते हुए दक्षिण भारत में 15 डिग्री उत्तरी अक्षांश पर पूर्वी जेट प्रवाह विकसित हो जाता है, ठीक है। ये चीज़ याद रखना। इसी पूर्वी जेट प्रवाह को भारत में मानसून के प्रस्फोट के लिए जिम्मेदार माना जाता है। तो जैसे ये देखो ये लौटता है, इधर आता है ITCZ इधर आता है, तो इधर से फिर क्या हो जाता है, पूर्वी हवा आ जाती है। तो ये सारी चीज़, अब ये चक्रवात आता है, चक्रवात के कारण देखना, अब जैसे देखो मानसून तो आएगा जून तक, ध्यान समझना। अभी बंगाल, उड़ीसा, तमिलनाडु इधर है ना, ध्यान देखना, पूर्वी जो अब देखो वेस्टर्ली जब चली जा चुकी है, अब उधर से पूर्वी हवा आएगी, देखना चक्रवात आना शुरू हो जाएंगे, देख लेना मई के महीने से ही,
मानसून का भारत में प्रवेश। दक्षिण पश्चिमी मानसून केरल तट पर 1 जून को पहुंचता है और शीघ्र ही 10 और 13 जून के बीच में ये आदर पवनी मुंबई कोलकाता तक पहुंच जाती है। मध्य जुलाई संपूर्ण उपमहाद्वीप दक्षिण पश्चिम मानसून के प्रभावाधीन हो जाता है। वर्षावाही तंत्र। मानसून वर्षा का वितरण। भारत में वर्षा लाने वाले दो तंत्र प्रतीत होते हैं। पहला तंत्र उष्णकटिबंधीय अवदाब है जो बंगाल की खाड़ी या उससे भी आगे पूर्व में दक्षिण चीन सागर में पैदा होता है। ठीक है। तथा उत्तरी भारत के मैदानों भागों में वर्षा करता है। दूसरा तंत्र अरब सागर से उठने वाली दक्षिण पश्चिमी मानसून धारा है जो भारत के पश्चिमी तट पर वर्षा करती है। पश्चिमी घाट के साथ होने वाली अधिकतर वर्षा पर्वतीय है क्योंकि वह यह आर्द्र हवाओं से अवरुद्ध होकर घाट के सारे जबरदस्ती ऊपर उठने से होती है। भारत के पश्चिमी तट पर होने वाली वर्षा की तीव्रता को 2 कारकों से संबंधित है। समुद्र तट से दूर घटित होने वाली मौसमी दशाएं और अफ्रीका के पूर्वी तट के साथ भूमध्य रेखा जेट प्रभाव की स्थिति कैसी है। अब एक चीज़ याद रखना, जब है ना जैसे पश्चिमी घाट है, यहाँ पे क्या होता है, जैसे मान लो कि हवा यहाँ मतलब बरसात होती जा रही है। अब धीरे धीरे ऊपर जाते जाओगे तो क्या होगा, ध्यान समझना। पर अपन ये कॉन्सेप्ट जानते हैं कि पर्वत ऊपर जाते तो टेम्परेचर क्या हो जाता है, कम हो जाता है ऑटोमेटिक। ये क्या होता है, ठंडी पड़ जाती है ऑटोमेटिक, फिर शुष्क हो जाती है, फिर ये बरसात नहीं कर पाती। तो ये चीज़ कॉन्सेप्ट याद रखना। बंगाल की खाड़ी में उत्पन्न होने वाली उष्णकटिबंधीय अवदाबों की बारंबारता हर साल बदलती रहती है। भारत के ऊपर अनेक उनके मार्ग का निर्धारण भी मुख्यतः अंत उष्णकटिबंधीय अभिसरण क्षेत्र मतलब ITCZ के द्वारा ही होता है, जिसे मानसून श्रेणी भी कहा जाता है, की स्थिति द्वारा होता है। जब भी मानसून द्रोणी का अक्ष दोलायमान होता है, मतलब इधर उधर आगे पीछे होता है, विभिन्न वर्षों में इन अवदाबों के मार्ग, दिशा, वर्षा की गहनता और वितरण में भी पर्याप्त उतार चढ़ाव आते हैं। वर्षा कुछ दिनों के अंतराल में आती है। भारत के पश्चिमी तट पर पश्चिम से पूर्व और उत्तर पूर्व की ओर तथा उसके भारतीय मैदान और प्रायद्वीप के उत्तरी भाग में पूर्वी दक्षिण पूर्व से उत्तर पश्चिम की ओर वर्षा की मात्रा में घटने की प्रवृत्ति पाई जाती है। अब तो ये चीज़ याद रखना, जैसे भारत है तो पहली बात तो जब दक्षिण पश्चिम मानसून आता है तो ये क्या होता है, धीरे धीरे यहाँ पे जो बरसात होगी वो धीरे धीरे इधर एरिया में कम होती है। और वैसे जब उत्तर पूर्वी मानसून जो आता है, ठीक है, इससे भी जब धीरे धीरे पंजाब तक आते मानसून कम पड़ जाता है। रीजन है, सबाई सी बात है, जब आर्द्रता लाता तो आर्द्रता खोते यहाँ तक आर्द्रता खत्म हो जाती है, तो फिर बरसात ही नहीं कर पाता। मानसून में विच्छेद कॉन्सेप्ट अपन जानते हैं कि बरसात हुई फिर रुक गया। दक्षिण पश्चिम मानसून काल में एक बार कुछ दिनों तक वर्षा होने के बाद यदि कई सप्ताहों तक वर्षा न हो तो इसे मानसून विच्छेद कहा जाता है। ये विच्छेद विभिन्न क्षेत्रों में विभिन्न कारणों से होते हैं जो निम्नलिखित हैं। उत्तर भारत के विशाल मैदान में मानसून का विच्छेद उष्णकटिबंधीय चक्रवातों का संख्या कम हो जाने से है। अतः उष्णकटिबंधीय अभिसरण क्षेत्र की स्थिति में बदलाव आने से भी होता है, मतलब ITCZ आगे पीछे कितना हो उससे भी प्रभाव पड़ता है। पश्चिमी तट पर मानसून विच्छेद तब होता है जब आर्द्र पवनी तट के समांतर बहने लगे। याद करो कि सोचो तट के समांतर ही बह रही है, इधर नहीं आ रही, टकरा नहीं रही, तो बरसात कैसे करेगी। क्यों टकराना चाहिए ना ज़्यादा, मेन रीज़न वही होता है। जनवरी में दिन का मासिक तापमान क्या होता है, ध्यान से देखना। अब जनवरी में यहाँ पे क्या होने लग जाएगा, हाई प्रेशर होने लग जाएगा, ठीक है। और उसी स्थिति में यहाँ पे क्या हो जाएगा, लो प्रेशर हो जाएगा। तो अब जो है ये ऐसे लौटने लग जाएगी वापस, क्योंकि हाई प्रेशर से किस तरफ जाती है, लो प्रेशर की तरफ। तो ऐसे ऐसे लौटते हुए मानसून से वर्षा भी तो होती है ना। यहाँ पे होती तमिलनाडु में होती है, ठीक है। तो ये चीज़ याद रखना। राजस्थान में मानसून विच्छेद तब होता है जब वायुमंडल के निम्न स्तरों पर तापमान की विलंबता वर्षा करने वाली आर्द्र पवनों के ऊपर उठने से रोक देती है। मान लो टेम्परेचर इन्वर्जन हो गया, ठीक है, ध्यान देखना। जब यहाँ पे लो प्रेशर क्रिएट हो रहा है, ठीक है, ये हाई प्रेशर इधर से आ रही है, अब ये हवा आ रही है, अब पता लगा यहाँ पे ठंडा हो गया मौसम, तो उल्टा हो जाएगा ना, क्योंकि ठंडा जैसे होगा तो मानसून ये जो है इसके आदर तक लूज कर देगा वो, ठीक। गर्मी होनी चाहिए, देखो ध्यान देखना, बादल कब पिघलेगा, जब गर्मी हो रहेगी तभी तो बरसात होती है ना। ठंडा रहेगा तो बादल चलिए बहुत रेयर चांसेस होता है कि ठंडा है तो बरसात हो गई। ओला पड़ने के कारण भी तो यही होता है, ठीक है। अब देखो मानसून का निवर्तन, लौटना मतलब मानसून के पीछे हटने या लौट जाने के मानसून का निवर्तन कहा जाता है। सितंबर के आरंभ से उत्तर पश्चिमी भारत से मानसून पीछे हटने लगती है और मध्य अक्टूबर तक यह दक्षिण भारत को छोड़ शेष समस्त भारत से निवर्तित हो जाती है। लौटती हुई मानसून पवनी बंगाल की खाड़ी से जलवाष्प ग्रहण कर उत्तर पूर्वी मानसून के रूप में तमिलनाडु में वर्षा करती है। ध्यान से देखना, जब ये पीछे हटती है ऐसे हटने लग जाती है, फिर जब ये ऐसे रिटर्न करती है तो यार बंगाल की खाड़ी से क्या लेती है, आर्द्रता ले लेती है और वो इसको यहाँ जाके, और यहाँ पे हमेशा क्या ऐसा रहता है, तापमान गर्म रहता है तो यहाँ जाके वर्षा करती है। ऋतुओं के लिए भारत की जलवायु दशा को उसके वार्षिक ऋतु चक्र के माध्यम से श्रेष्ठ ढंग से व्यक्त किया जा सकता है। मौसम वैज्ञानिक वर्ष को निम्नलिखित 4 ऋतुओं में बांटते हैं, याद रखना, शीत ऋतु, ग्रीष्म ऋतु,
दक्षिणी पश्चिम मानसून की ऋतु, याद रखना बसंत वसंत नहीं चलता है जियोग्राफी में, ये तो अपन नॉर्मल भाषा में बोलते हैं। दक्षिण पश्चिमी मानसून की ऋतु और मानसून मतलब जो ऋतुएं जो बोली जाती है अपन नॉर्मली ऐसे बोलते हैं ना, सर्दी गर्मी बसंत ऋतु हो गया, ये सब चीज़ें, तो ये नहीं बोले जाता जियोग्राफी में। ठीक है, ये चीज़ याद रखना। ठीक है, दक्षिण पश्चिम मानसून की ऋतु मतलब जब बरसात होती रहती है, ध्यान से समझना। और मानसून निवर्तन की ऋतु मतलब जब मानसून रिटर्निंग करता है, तो ये 4 ऋतुएं बोली जाती है। शीत ऋतु, तापमान आमतौर पर उत्तरी भारत में शीत ऋतु नवंबर के मध्य में आरंभ होती है और उत्तरी मैदान में जनवरी और फरवरी सर्वाधिक ठंडे महीने होते हैं। इस समय उत्तरी भारत के अधिकांश भागों में औसत तापमान 21 डिग्री सेल्सियस से कम रहता है। रात्रि का तापमान काफ़ी कम हो जाता है। पंजाब और राजस्थान में हिमालय 0 डिग्री सेल्सियस से भी नीचे चले जाता है। इस ऋतु में उत्तरी भारत में अधिक ठंड पड़ने के मुख्य 3 कारण ध्यान समझना। पंजाब, हरियाणा और राजस्थान जैसे राज्यों के समुद्र के समकारी प्रभाव से दूर स्थित होने के कारण महाद्वीपीय जलवायु का अनुभव करते हैं। याद रखना, समुद्र जितनी दूरी होती जाएगी उसका प्रभाव नहीं पड़ेगा। जैसे समुद्र प्रभाव क्यों, समुद्र क्या एक तो बहुत धीरे धीरे गर्म होता है और उतना ही मतलब बहुत धीरे धीरे ठंडा भी होता है। निकटवर्ती हिमालय श्रेणी में हिमपात के कारण शीतलहर की स्थिति उत्पन्न हो जाती है, ये भी एक कारण है। फरवरी के आसपास कैस्पियन सागर और तुर्कमेनिस्तान की ठंडी पवनें उत्तर भारत में शीत लहर ला देती है। ऐसे अवसरों पर देश के उत्तर पश्चिम भागों में पाला व कोहरा भी पड़ता है। ठीक है, मानसून को समझना। मानसून का स्वभाव है रचना तंत्र संसार के विभिन्न भागों में स्थल महासागरों तथा ऊपरी वायुमंडल में एकत्रित मौसम संबंधी आंकड़ों के आधार पर समझा जाता है। पूर्वी प्रशांत महासागर में स्थित फ्रेंच पोलिनेशिया के तहत लगभग 18 दक्षिण से लेकर 149 डिग्री पश्चिम तथा हिंद महासागर में ऑस्ट्रेलिया के पूर्वी भाग में स्थित पोर्ट डार्विन के बीच पाए जाने वाले वायुदाब का अंतर मापकर मानसून की तीव्रता के बारे में पूर्वानुमान लगाया जा सकता है। भारत का मौसम विकास 16 कारकों के आधार पर मानसून के संभावित व्यवहार के बारे में काफ़ी समय का पूर्वानुमान लगाता है। तो बता रहा कैसे अपन आइडिया लगा पाते हैं। आगे देखो, प्रायद्वीपीय भारत में कोई निश्चित शीत ऋतु नहीं है होगी। याद रखना, प्रायद्वीपीय भारत मतलब ये वाला। तटीय भागों में भी समुद्र के समकारी प्रभाव तथा भूमध्य रेखा की निकटता के कारण ऋतु के अनुसार तापमान के वितरण प्रतिरूप में शायद ही कोई बदलाव आता हो। उदाहरणतः तिरुवनंतपुरम में जनवरी का माध्य अधिकतम तापमान 31 डिग्री सेल्सियस तक रहता है, जबकि जून में 29.5 डिग्री सेल्सियस पाया जाता है। सोचो सेम तापमान है साल भर। पश्चिमी घाट के पहाड़ियों पर तापमान अपेक्षाकृत कम पाया जाता है, तो अपन जानते हैं कि ऊंचाई जाने के बाद में टेम्परेचर कम होता है। वायुदाब तथा पवनें, दिसंबर के अंत तक 22 दिसंबर सूर्य दक्षिणी गोलार्ध में मकर रेखा पर सीधा चमकता है। याद रखना, जनवरी में जाता है इधर और दिसंबर में जाता है इधर। याद रखना, सूर्य और हमेशा 23 डिग्री से उसके बीच में ही मूव ऑन करते रहता है। याद रखना ये चीज़, 0 डिग्री से इधर 23 डिग्री हाफ, और ये कर्क रेखा, ये मकर रेखा 23 डिग्री हाफ साउथ, ये नॉर्थ, इधर ही मूव ऑन करते रहता है सूरज। तो 22 दिसंबर की स्थिति बता रहा है, तो जो सूर्य दक्षिणी गोलार्ध में चले जाता है। यही कारण है कि दिसंबर में जो है ऑस्ट्रेलिया जो उधर गर्मी पड़ती है। इस ऋतु में मौसम की विशेषता उत्तरी मैदान में एक क्षीण उच्च वायुदाब का विकसित होता है। तो समझ बताइए यहाँ क्या है, हाई प्रेशर बेल्ट हो जाएगा। दक्षिणी भारत में वायुदाब उतना अधिक नहीं होता है। 1019 मिलीबार तथा 1013 मिलीबार की संभार रेखाएं उत्तर पश्चिमी भारत तथा सुदूर दक्षिण से होकर गुजरती है। देखिए हाई प्रेशर के बारे में बता रहा है। अब देखिए इधर बहुत कम रहेगा हाई प्रेशर। ठीक है, देखो ये यहाँ पे हाई प्रेशर बन जाता है जब जनवरी की स्थिति बता रहा है, क्योंकि यहाँ सर्दी रहती है तो हाई प्रेशर बन जाता है। और हाई प्रेशर से हमेशा कहाँ किधर मूव ऑन करती है, लो प्रेशर की मूव ऑन करती है। ठीक है, तो ये चीज़ याद रखना। आगे देखो, जुलाई में क्या होगा, जस्ट उल्टा होगा। जुलाई में यहाँ पे क्या क्रिएट हो जाता है, लो प्रेशर क्रिएट हो जाता है। ठीक है, तो ये चीज़ याद रखना। कौन से महीने था सर हाई प्रेशर? ये जनवरी वाला। तो जनवरी तो होगा ना, सर्दी पड़ती है तो सब बाइक सी बात है, वो होगा। अब देखो, परिणाम स्वरूप उत्तर पश्चिमी उच्च वायुदाब क्षेत्र से दक्षिण में हिंद महासागर पर स्थित निम्न वायुदाब क्षेत्र की ओर पवनें चलना आरंभ कर देती है। तो समझ में आता है, हाई प्रेशर से किधर जाएगा, लो प्रेशर की तरफ। कम दाब प्रवणता के कारण 3 से 5 किलोमीटर प्रति घंटा की दर से मंद गति की पवनें चलने लगती है। मोटे तौर पर क्षेत्र की भू आकृति भी पवनों की दिशा को प्रभावित करती है। गंगा घाटी में इनकी दिशा पश्चिम और उत्तर पश्चिम होती है। ठीक है, गंगा ब्रह्मपुत्र डेल्टा में इनकी दिशा उत्तरी हो जाती है। भू आकृति के प्रभाव से मुक्त इन पवनों की दिशा बंगाल की खाड़ी में स्पष्ट तौर पर उत्तर पूर्वी होती है। मतलब सबाई सी बात है, किधर हो जाएगी, ऐसे हो जाएगी नहीं,
हाँ इधर हो जाएगी, नॉर्थ पूर्व में हो जाएगी। सर्दियों में भारत का मौसम सुहावना होता है, फिर भी यह सुहावना मौसम कभी कभार हल्के चक्रवाती अवदाबों से बाधित होता है। पश्चिमी विक्षोभ कहे जाने वाले चक्रवात पूर्वी भूमध्य सागर में उत्पन्न होते हैं और पूर्व की ओर चलते चलते पश्चिमी एशिया, ईरान, अफगानिस्तान तथा पाकिस्तान को पार करके भारत के उत्तर पश्चिम भागों में पहुंचते हैं। मार्ग में उत्तर में कैस्पियन सागर तथा दक्षिण में ईरान की खाड़ी से गुजरते हुए समय इन चक्रवातों का आर्द्रता संवर्धन हो जाता है, मतलब ये वहाँ से आर्द्रता ले लेते तो बरसात करवाएगा। पश्चिमी जेट प्रवाही अवदाहों को भारत की ओर उन्मुख करने की क्या भूमिका निभाते हैं? वर्षा शीतकालीन मानसूनी पवनें स्थल से समुद्र की ओर चलने के कारण वर्षा नहीं करती। पवनें तो चलती रहती है, ठीक है, क्योंकि एक तो इनमें नमी केवल एक नाम मात्र की होती है, दूसरे स्थल पर घर्षण के कारण इन पवनों का तापमान बढ़ जाता है, जिससे वर्षा होने की संभावना निरस्त हो जाती है। अतः शीत ऋतु में अधिकांश भारत में वर्षा नहीं होती है, ये चीज़ याद रखना। आपात स्वरूप कुछ क्षेत्रों में शीत ऋतु में वर्षा होती है, जिसके कारण है ध्यान से देखना। उत्तर पश्चिम भारत में भूमध्य सागर से आने वाले कुछ क्षीण शीतोष्ण कटिबंधीय चक्रवात पंजाब, हरियाणा, दिल्ली तथा पश्चिम उत्तर प्रदेश में कुछ वर्षा करते हैं। कम मात्रा में होते हुए भी यह शीतकालीन वर्षा बाद में रबी की फसल के लिए उपयोगी है, इसे मावठ भी बोलते हैं। लघु हिमालय में वर्षा हिमपात के रूप में होती है। यही वही हिम जो गर्मियों के महीनों में हिमालय से निकलने वाली नदियों में जल के प्रवाह को निरंतर बनाए रखती है। वर्षा की मात्रा मैदानों में पश्चिम से पूर्व की ओर तथा पर्वतों में उत्तर से दक्षिण की ओर घटती जाती है। दिल्ली में सर्दियों की औसत वर्षा 53 मिलीमीटर होती है। पंजाब और बिहार के बीच में ये 18 से 25 मिलीमीटर के बीच ही रहती है। कभी कभी देश के मध्य भागों और दक्षिण पूर्व प्रायद्वीप के उत्तरी भागों में कुछ शीतकालीन वर्षा हो जाती है, याद रखना, चांसेस रहते हैं हमेशा। जाड़े के महीनों में भारत के उत्तर पूर्वी भाग में स्थित अरुणाचल प्रदेश तथा असम में भी 25 से 50 मिलीमीटर वर्षा हो जाती है। उत्तर पूर्वी मानसून पवनें अक्टूबर से नवंबर के बीच बंगाल की खाड़ी को पार करते समय नमी ग्रहण कर लेती है और तमिलनाडु, दक्षिण आंध्र प्रदेश, दक्षिण पूर्वी कर्नाटक, दक्षिण पूर्वी केरल में झंझावाती वर्षा करते हैं, मतलब रिटर्निंग मानसून की बात कर रहे हैं। ग्रीष्म ऋतु में तापमान कैसा रहता है? तापमान मार्च में सूर्य के कर्क रेखा की ओर आभासी बढ़ने के साथ ही उत्तरी भारत में तापमान बढ़ने लगता है। अप्रैल, मई, जून में उत्तरी भारत में स्पष्ट रूप से ग्रीष्म ऋतु होती है, सही है। भारत के अधिकांश भागों में तापमान 30 से 32 डिग्री सेल्सियस तो पाया जाता है, हाँ, जैसे अभी है स्थिति में। मार्च में दक्कन का पठार पर दिन का अधिकतम तापमान 38 डिग्री सेल्सियस हो जाता है, ठीक है, जबकि अप्रैल में गुजरात और मध्य प्रदेश में तापमान 38 से 43 डिग्री सेल्सियस के बीच पाया जाता है। मई में ताप की पेटी और अधिक उत्तर में खिसक जाती है, जिससे देश के उत्तर पश्चिम भागों में 48 डिग्री सेल्सियस के आसपास तापमान होना असामान्य बात नहीं है। दक्षिण भारत में ग्रीष्म ऋतु मृदु होती है तथा उत्तरी भारत जैसी प्रखर नहीं होती है। दक्षिण भारत की प्रायद्वीपीय स्थिति समुद्र के समकारी प्रभाव के कारण यहाँ के तापमान को उत्तरी भारत में प्रचलित तापमानों से नीचे रखती है। अतः दक्षिण में तापमान 26 से 32 डिग्री सेल्सियस तक के बीच रहता है। पश्चिमी घाट की पहाड़ियों के कुछ क्षेत्र में ऊंचाई के कारण तापमान 25 डिग्री सेल्सियस से कम रहता है, तो याद रखना वो हमेशा कौन से, तो हाइट पे जाओगे टेम्परेचर कम होगा। तटीय भागों में समताप रेखाओं के तट के समांतर उत्तर दक्षिण दिशा में फैली है, जो प्रमाणित करती है कि तापमान उत्तर भारत से दक्षिणी भारत की ओर न बढ़कर तटों से भीतर की ओर बढ़ता है। गर्मी के महीनों में औसत न्यूनतम दैनिक तापमान भी काफ़ी ऊँचा रहता है और 26 डिग्री सेल्सियस से शायद ही कभी नीचे आता जाता हो। ये कहते हैं बाद में दाब और दरातले पवने। ये है जुलाई के महीने में क्या होता है, यहाँ पे लो प्रेशर क्रिएट होता है और ऐसे देखिए मानसूनी पवन आई जा रही है, ये मानसून इधर बढ़ते चले जाता है, ठीक है। वायुदाब और पवने देश के आधे उत्तरी भाग में ग्रीष्म ऋतु में अधिक गर्मी और गिरता हुआ वायुदाब पाया जाता है। उपमहाद्वीप गर्म हो जाने के कारण जुलाई में अंतर उष्ण कटिबंधीय अविष्ण क्षेत्र उत्तर की ओर खिसक कर लगभग 25 डिग्री उत्तरी अक्षांश रेखा पर स्थित हो जाता है, ITCZ। मोटे तौर पर यह निम्न दाब की लंबाईमान मानसूनी द्रोणी उत्तर पश्चिम में थार मरुस्थल से पूर्व और दक्षिण पूर्व में पटना और छत्तीसगढ़ पठार तक विस्तृत हो जाता है, ITCZ के बारे में बता रहा है। अतः उष्ण कटिबंधीय अभिसरण क्षेत्र की स्थिति पवनों के धरातलीय संचरण को आकर्षित करती है, जिनकी दिशा पश्चिमी तट, पश्चिमी बंगाल के तट तथा बांग्लादेश के साथ दक्षिणी पश्चिमी होती है। याद रखना कि ITCZ जैसे इधर जाता है तो ये हवा को खींचता है, यही कारण होता है कि जो इधर से जो ऐसे आती है फिर ऐसे घूम जाती है। उत्तरी बंगाल और बिहार में इन पवनों की दिशा पूर्वी और दक्षिण पूर्वी होती है। इस बात की चर्चा पहले की जा चुकी है कि दक्षिण पश्चिमी मानसून की धाराएं वास्तव में विस्थापित भूमध्य रेखीय पछुआ पवनें हैं। मध्य जून तक इन पवनों का अंतर प्रवेश मौसम को वर्षा ऋतु की ओर बदलाव करता है।
उत्तर पश्चिम में अंतर उष्णकटिबंधीय अभिसरण क्षेत्र के केंद्र में दोपहर के बाद लू के नाम से विख्यात शुष्क और तप्त हवाएं चलती है, जो अभी चल रही है, जो कई बार आधी रात तक चलती रहती है। मई में शाम के समय पंजाब, हरियाणा, पूर्वी राजस्थान, उत्तर प्रदेश में धूल भरी आंधियों को चलना एक आम बात है। ये अस्थायी तूफान पीड़ादायक गर्मी से कुछ राहत दिलाते हैं, क्योंकि ये अपने साथ हल्की बारिश और सुखद व शीतल हवाएं लाते हैं। कई बार ये आर्द्रता भरी पवने कुछ नहीं। ठीक है, कई बार ये आर्द्रता भरी पवने द्रोणी की परिधि की ओर आकर्षित होती है। शुष्क व आर्द्र वायु संयुतियों के अचानक संपर्क से स्थानीय स्तर पर तेज तूफान पैदा होते हैं। इन स्थानीय तूफानों के साथ तेज हवाएं, मूसलाधार वर्षा और यहाँ तक कि ओले भी आते हैं। इसलिए बोला जाता है कि जैसे अभी जो बादल होते हैं उसमें ओले होने की संभावना रहती है। ग्रीष्म ऋतु में आने वाले कुछ प्रसिद्ध स्थानीय तूफान हैं, जैसे आम्र वर्षा। ग्रीष्म ऋतु के खत्म होते होते पूर्व मानसून बौछार पड़ती है, जो केरल और तटीय कर्नाटक में एक आम बात है। स्थानीय तौर पर इसे तूफानी वर्षा को आम वर्षा कहा जाता है, क्योंकि यह आमों को जल्दी पकने में सहायता देती है। फूलों वाली बौछारें इस वर्षा में केरल व निकटवर्ती कहवा उत्पादक क्षेत्र में कहवा के फूल खिलने लगते हैं। काल बैसाखी असम और पश्चिम बंगाल में बैसाख के महीने में शाम को चलने वाली ये भयंकर विनाशकारी, देखो याद रखना, काल बैसाखी मतलब अप्रैल का महीना, विनाशकारी वर्षा युक्त पवने हैं। इनका कुख्यात प्रकृति का अंदाजा इनके स्थानीय नाम काल बैसाखी से लगाया जा सकता है, जिसका अर्थ बैसाख के महीने में आने वाली तबाही। चाय, पटसन व चावल के लिए पवने अच्छी है। असम इन तूफानों को बारदोली चीड़ा कहा जाता है। लू उत्तर मैदानी पंजाब से बिहार तक चलने वाली शुष्क गर्म पीड़ादायक पवने हैं। दिल्ली और पटना के बीच इनकी तीव्रता अधिक होती है। ठीक है, एक मिनट रुको, ऑल आउट चलाता हूँ। अच्छा, ठीक है, आगे देखो। दक्षिण पश्चिम मानसून की ऋतु या वर्षा ऋतु। मई के महीने में उत्तर पश्चिमी मैदानों में तापमान के तेजी से बढ़ने के कारण निम्न वायुदाब की दशाएं और अधिक गहराने लगती है। ठीक है, जून के आरंभ में ये दशाएं इतनी शक्तिशाली हो जाती है कि हिंद महासागर से आने वाली दक्षिणी गोलार्ध की व्यापारिक पवनों को आकर्षित कर लेती है। ठीक है, ये दक्षिण पूर्वी व्यापारिक पवनें भूमध्य रेखा को पार करके बंगाल की खाड़ी और अरब सागर में प्रवेश कर जाती है, जहाँ भारत के ऊपर विद्यमान वायु प्रसरण में मिल जाती है। भूमध्य रेखीय गर्म समुद्री धाराओं के ऊपर से गुजरने के कारण ये पवनें अपने साथ पर्याप्त मात्रा में आर्द्रता लाती है। भूमध्य रेखा को पार करके इन दिशा दक्षिण पश्चिमी हो जाती है, इसी कारण इन्हें दक्षिणी पश्चिमी मानसून भी कहा जाता है। वह जून सितंबर की स्थिति बता रहा है, कहाँ कितनी कितनी वर्षा होती है उसके बारे में ध्यान देखना। 400 मीटर से अधिक वर्षा जो होती है, देखो पश्चिमी घाट में कुछ कुछ पार्ट में होती है, इधर होती है, जो मेघालय का मौसीराम है वहाँ पे होती है। फिर 204 से मोस्टली यहाँ पे होती है, 204 से फिर 100 200। देखो यहाँ देखो, ध्यान से देखना है चीज़। जैसे जैसे जो उत्तर पूर्वी मानसून होते हैं, इसे देखो यहाँ कम होते जाता है, तो इस कारण देखो यहाँ पे सूखा ही रहता है लगभग। एक चीज़ ये याद रखना। दूसरा चीज़, जब दक्षिण पश्चिमी मानसून आता है इधर, तो इधर क्या है, वेस्टर्न घाट के इधर तो बरसात हो जाती है अच्छी, पर इधर नहीं होती है, वृष्टि छाया क्षेत्र रह जाता है। ठीक है, तो ये चीज़ याद रखना। दक्षिण पश्चिमी मानसून की ऋतु में वर्षा अचानक आरंभ हो जाती है। ठीक है, पहली बारिश का असर यह होता है कि तापमान में काफ़ी गिरावट आ जाती है। प्रचंड गर्जन और बिजली की कड़क के साथ इन आर्द्रता भरी पवनों का अचानक चलना प्राय मानसून का प्रस्फोट कहलाता है। जून के पहले सप्ताह में केरल, कर्नाटक, गोवा और महाराष्ट्र के तटीय भागों में मानसून फट पड़ता है, जबकि देश के आंतरिक भागों में जुलाई के पहले सप्ताह तक आ जाता है। मध्य जून से मध्य जुलाई के बीच दिन के तापमान 5 से 8 डिग्री सेल्सियस की गिरावट आ जाती है। ज्यों ये पवनी स्तर पर पहुँचते उचावच और उत्तर पश्चिमी भारत पर स्थित तापीय निम्न वायुदाब इनकी दक्षिण पश्चिमी दिशा को संशोधित कर देते हैं। भूखंड पर मानसून 2 शाखाओं में पहुँचते हैं, अरब सागर की शाखा, बंगाल की खाड़ी की शाखा। यह रखना है, इधर और ये इधर। अरब सागर की मानसूनी पवनी। अरब सागर से उत्पन्न होने वाली मानसून पवनी आगे 3 शाखाओं में बढ़ती है। इसकी एक शाखा को पश्चिमी घाट रोकते हैं। ये पवनी पश्चिमी घाट की ढलानों पर 900 से 1200 मीटर की ऊंचाई तक चढ़ती है। अतः यह पवनी तत्काल ठंडी होकर सह्याद्री की पवनाभिमुखी ढाल तथा पश्चिमी तटीय मैदान पर 250 से 400 सेंटीमीटर के बीच भारी वर्षा करती है। तो मैंने बोला ही था ये चीज़। पश्चिमी घाट को पार करने के बाद ये पवनी नीचे उतरती है और गर्म होने लगती है। इससे इन पवनों का आर्द्रता में कमी आ जाती है। परिणाम स्वरूप पश्चिमी घाट के पूर्व में इन पवनों से नाम मात्र की वर्षा होती है। कम वर्षा वाले क्षेत्र क्या कहलाते हैं? वृष्टि छाया क्षेत्र कहलाते हैं। कोझिकोड, मंगलोर, पुणे और बेंगलोर में होने वाली वर्षा की मात्रा, उनमें से अंतर ज्ञात कीजिए।
अरब सागर से उठने वाली मानसून की दूसरी शाखा मुंबई के उत्तर में नर्मदा और तापी नदियों से होकर, मतलब वो रिफ्ट घाटी से बहती है, कि घाटी से होकर मध्य भारत में दूर तक वर्षा करती है। छोटा नागपुर पठार में इस शाखा से 15 सेंटीमीटर वर्षा होती है। यहाँ गंगा के मैदान में प्रवेश कर जाती है और बंगाल की खाड़ी से आने वाली मानसून की शाखा से मिल जाती है। देखिए, इधर जाती है, उधर से मिल जाती है यहाँ पे। इस मानसून की तीसरी शाखा सौराष्ट्र, प्रायद्वीपीय और कच्छ से टकराती है और वहाँ से अरावली के साथ साथ पश्चिमी राजस्थान को लांघती है और बहुत ही कम वर्षा करती है। पंजाब और हरियाणा में बंगाल की खाड़ी से आने वाली मानसून की शाखा से मिल जाती है। ये दोनों शाखा एक दूसरे के सारे परिवर्तित होकर पश्चिमी हिमालय, विशेष रूप से धर्मशाला में वर्षा करती है। देखो यह देखो, इधर से ये वाला है कि हाँ, देखो ये देखो, यहाँ जाके ये मिल रही है इससे, यहाँ पे जाके, और ये जो इधर आती है, इधर देखो, इधर ये यहाँ पे आके मिल जाती है इससे। बंगाल की खाड़ी मानसून पवनों की शाखा म्यांमार के तट तथा दक्षिण पूर्वी बांग्लादेश के एक थोड़े से भाग से टकराती है, किंतु म्यांमार के तट पर स्थित अराकन पहाड़ी है, याद रखना, अराकन योम म्यांमार में पहाड़ी है। इस शाखा के एक बड़े हिस्से को भारतीय उपमहाद्वीप की ओर विक्षेपित कर देती है। क्या होता है, ध्यान देखना, ये म्यांमार है, ध्यान समझना। तो ये जो इधर से आती है, ये इससे टकराएगी, फिर ऐसे लौट जाती है। इस प्रकार मानसून पश्चिम बंगाल और बांग्लादेश में दक्षिण पश्चिमी दिशा की अपेक्षा दक्षिण पूर्वी दिशा से प्रवेश करती है। यहाँ से शाखा हिमालय पर्वत तथा भारत के उत्तर पश्चिम में स्थित तापे निम्न दाब के प्रभावाधीन दो भागों में बढ़ जाती है। इसकी एक शाखा गंगा के मैदान के साथ साथ पश्चिम की ओर बढ़ती और पंजाब के मैदान के तक पहुँचती है। इसकी दूसरी शाखा उत्तर व उत्तर पूर्व में ब्रह्मपुत्र घाटी में बढ़ जाती है। यह शाखा विस्तृत क्षेत्रों में वर्षा कराती है। इसका एक उपशाखा मेघालय में स्थित गारो और खासी पहाड़ी से टकराती है। खासी पहाड़ियों के शिखर पर स्थित मौसिनराम विश्व की सर्वाधिक औसत वार्षिक वर्षा प्राप्त करता है। तो इसका कारण है यही दक्षिण बंगाल की खाड़ी वाला मानसून। यहाँ यह जानना महत्वपूर्ण है, तमिलनाडु तट वर्षा ऋतु में शुष्क क्यों रह जाता है। इसके लिए दो कारक उत्तरदायी है, याद रखना। यही देखो, यूपी क्वेश्चन पूछेगी तो ऐसे पूछेगी। तमिलनाडु तट बंगाल की खाड़ी की मानसून पवनों के समांतर पड़ता है। तो ये क्या है, तमिलनाडु इधर रह जाता है और ये ऐसे बहती है, ऐसे बहती है, ऐसे। देखो ध्यान देखना, इधर आए, अब ये जो इधर जब आती है, दक्षिण पश्चिम मानसून आता है, तो ये ऐसे चले जाती है, ऐसे चले जाती है। जब इधर म्यांमार उसे टकराती है, फिर ऐसे लौटती है इधर, तो ये दो पार्ट में डिवाइड हो जाती है इंडिया से। इसलिए तमिलनाडु बरसात नहीं होती उस टाइम। यह दक्षिण पश्चिम मानसून की अरब सागर शाखा के वस्त्री क्षेत्र में स्थित है। यहाँ पे पश्चिम घाट पाया जाता है, तो ये जो इधर है ऐसे करके ऐसे निकलती है। ठीक है, ये चीज़ याद रखना। मानसून वर्षा की विशेषताएं क्या है। देखो, मेंस के लिए बहुत अच्छा टॉपिक है, यहाँ से क्वेश्चन डायरेक्ट पूछे भी, पूछता ही वो। दक्षिण पश्चिम मानसून से प्राप्त होने वाली वर्षा मौसमी है, याद रखना पहली चीज, जो जून से सितंबर के दौरान होती है। मानसून वर्षा मुख्य रूप से उच्चावच अथवा भू आकृति द्वारा नियंत्रित होती है। उदाहरण के तौर पर पश्चिमी घाट की पवनाभिमुखी ढाल 250 सेंटीमीटर से अधिक वर्षा दर्ज करती है। इसी प्रकार उत्तरी पूर्वी राज्य में होने वाली भारी वर्षा के लिए भी वहाँ की पहाड़ियाँ और पूर्वी हिमालय जिम्मेदार है। समुद्र से बढ़ती दूरी के साथ मानसून वर्षा में घटने की प्रवृत्ति पाई जाती है। दक्षिण पश्चिमी मानसून अवधि में कोलकाता से 119 सेंटीमीटर तक, पटना में 105 सेंटीमीटर, इलाहाबाद में 76 और दिल्ली में 1, तो मतलब ऐसे ऐसे कम होते जाता है। किसी एक समय में मानसून वर्षा कुछ दिनों के आठ दौरों में आती है। इन गीले दौरों में कुछ सूखे अंतराल भी आते हैं, जिन्हें विभंग या विच्छेद भी कहा जाता है। वर्षा के इन विच्छेदों का संबंध उन चक्रवाती अवदाबों से है जो बंगाल की खाड़ी के शीर्ष पर बनते हैं और मुख्य भूमि में प्रवेश कर जाते हैं। इन अवदाबों की बारंबारता और गहनता के अतिरिक्त इनके द्वारा अपनाए गए मार्ग भी वर्षा के स्थानिक विवरण को निर्धारित करते हैं। ग्रीष्मकालीन वर्षा मूसलाधार होती है, जिससे बहुत से पानी बह जाता है और मिट्टी का अपरदन होता है। भारत की कृषि प्रधान अर्थव्यवस्था में मानसून का अत्यधिक महत्व है, क्योंकि देश में होने वाली कुल वर्षा का 3/4 भाग दक्षिण पश्चिमी मानसून की ऋतु में प्राप्त होता है। मानसून वर्षा का स्थानिक वितरण भी असमान है, जो 12 डिग्री सेंटीमीटर से 250 सेंटीमीटर अधिक वर्षा के रूप में पाया जाता है। कई बार पूरे देश में इसके एक भाग में वर्षा का आरंभ काफी देर से होता है। कई बार वर्षा सामान्य समय से पहले समाप्त हो जाती है। इससे खड़ी फसलों को तो नुकसान पहुंचता ही है, शीतकालीन फसलों को बोने में भी कठिनाई आती है। अब मानसून का निवर्तन या लौटना की ऋतु क्या होती है। अक्टूबर और नवंबर के महीनों को मानसून के निवर्तन की ऋतु कहा जाता है। सितंबर के अंत में सूर्य की दक्षिणायन होने की स्थिति में गंगा के मैदान पर स्थित निम्न वायुदाब की द्रोणी भी दक्षिण की ओर खिसकना आरंभ कर देती है। इससे दक्षिण पश्चिमी मानसून कमजोर पड़ने लगता है। मानसून सितंबर के पहले सप्ताह में पश्चिमी राजस्थान से लौटता है। इस महीने के अंत तक मानसून राजस्थान, गुजरात, पश्चिमी गंगा मैदान तथा मध्यवर्ती उच्च भूमि से लौट चुकी होती है।
अक्टूबर के आरंभ में बंगाल की खाड़ी के उत्तरी भागों में स्थित हो जाता है और नवंबर के शुरू में कर्नाटक और तमिलनाडु की ओर बढ़ जाता है। दिसंबर के मध्य तक यह निम्न वायुदाब केंद्र प्रायद्वीप से पूरी तरह हट चुका होता है। मानसून के निवर्तन की ऋतु में आकाश स्वच्छ हो जाता है और तापमान बढ़ने लगता है। जमीन में अभी भी नमी होती है। उच्च तापमान और आर्द्रता की दशाओं से मौसम कष्टकारी हो जाता है। मतलब वो होता है ना कि क्या, मतलब पसीना पसीना आता बॉडी में। आमतौर पर इसे कार्तिक मास का उष्मा कहा जाता है। अक्टूबर माह के उत्तरार्ध में तापमान तेजी से गिरने लगता है। तापमान में यह गिरावट उत्तरी भारत में विशेष तौर पर देखी जाती है। मानसून के निवर्तन की ऋतु में मौसम उत्तरी भारत में सूखा होता है, जबकि प्रायद्वीप के पूर्वी भागों में वर्षा होती है। यहाँ अक्टूबर नवंबर वर्ष के सबसे अधिक वर्षा वाले महीने होते हैं। इस ऋतु की व्यापक वर्षा का संबंध चक्रवाती अवदाबों के मार्ग से है, जो अंडमान समुद्र में पैदा होते हैं और दक्षिणी प्रायद्वीप के पूर्वी तट को पार करते हैं। ये उष्णकटिबंधीय चक्रवात अत्यंत विनाशकारी होते हैं। गोदावरी, कृष्णा और अन्य नदियों के घने बसे डेल्टाई प्रदेश इन तूफानों के शिकार बनते हैं। हर साल चक्रवातों से यहाँ आपदा आती है। कुछ चक्रवाती तूफान पश्चिमी बंगाल, बांग्लादेश और म्यांमार के तट से टकराते हैं। कोरमंडल तट पर होने वाले अधिकांश वर्षा इन अवदाबों और चक्रवातों से प्राप्त होती है। ऐसे चक्रवाती तूफान अरब सागर में कम होते हैं। अब देखो ये क्या है, वार्षिक वर्षा दी हुई है, तो ये अपन पहले भी देख चुके हैं कहाँ पे कितनी वर्षा होती है। ठीक है, ये क्या है, वार्षिक वर्षा की परावर्तिता कितनी है। परावर्तिता देखो, सोचो यहाँ सबसे ज़्यादा रहेगी क्योंकि यहाँ सबसे कम वर्षा होती है। ठीक है, भारतीय परंपरागत ऋतु, भारतीय परंपरा के अनुसार वर्षा को द्विमासिक 6 ऋतुओं में बांटा जाता है। उत्तरी और मध्य भारत में लोगों के द्वारा अपनाए जाने वाले इस ऋतु चक्र का आधार उनका अपना अनुभव और मौसम के घटक का प्राचीन काल से चला आया ज्ञान है। लेकिन ऋतु की यह व्यवस्था दक्षिण भारतीय ऋतु में मेल नहीं खाती है, जहाँ ऋतु में थोड़ी भिन्नता पाई जाती है। ठीक है, देखो ऋतु, बसंत ऋतु में मतलब कब, जब मार्च अप्रैल होती है। ग्रीष्म ऋतु मई जून में होती है। वर्षा जो जुलाई अगस्त में। शरद सितंबर अक्टूबर में। हेमंत नवंबर दिसंबर में। और शिशिर मतलब जनवरी फरवरी में। तो ये चैत्र बैसाख, ज्येष्ठ आषाढ़, श्रावण भादव, आश्विन कार्तिक, मार्गशीर्ष पौष, माघ फाल्गुन। रुको, बहुत लंबा चैप्टर है। वर्षा का वितरण। भारत में औसत वार्षिक वर्षा लगभग 125 सेंटीमीटर है, लेकिन इसमें क्षेत्रीय विभिन्नताएं पाई जाती है। अधिक वर्षा वाले क्षेत्र। अधिक वर्षा पश्चिमी तट पर, पश्चिमी घाट, उत्तर पूर्वी के उप हिमालय क्षेत्र तथा मेघालय की पहाड़ी पर होती है। याद रखनी चाहिए, यहाँ वर्षा 200 सेंटीमीटर से अधिक होती है। खासी और जयंतिया पहाड़ी कुछ भागों में 100 सेंटीमीटर से भी अधिक होती है। ब्रह्मपुत्र घाटी तथा निकटवर्ती पहाड़ी में वर्षा 200 सेंटीमीटर से भी कम होती है। मध्यम वर्षा क्षेत्र गुजरात के दक्षिणी भाग, पूर्वी तमिलनाडु, ओडिशा सहित उत्तर पूर्वी प्रायद्वीप, झारखंड, बिहार, पूर्वी मध्य प्रदेश, उप हिमालय के साथ संलग्न। गंगा का उत्तरी मैदान, कछार घाटी और मणिपुर में वर्षा 100 से 200 सेंटीमीटर के बीच होती है। न्यून वर्षा के क्षेत्र पश्चिमी उत्तर प्रदेश, दिल्ली, हरियाणा, पंजाब, जम्मू कश्मीर, पूर्वी राजस्थान, गुजरात तथा दक्कन के पठार पर वर्षा 50 से 100 सेंटीमीटर के बीच होती है। अपर्याप्त वर्षा के क्षेत्र प्रायद्वीप के कुछ भागों में, विशेष रूप से आंध्र प्रदेश, कर्नाटक, महाराष्ट्र में, लद्दाख और पश्चिमी राजस्थान के अधिकतर भागों में 50 सेंटीमीटर से कम वर्षा होती है। हिमपात हिमालय क्षेत्रों तक सीमित रहता है। मानचित्र अवलोकन करते वर्षा के प्रारूप को पहचानी। वर्षा की परावर्तिता, इससे यूपीएससी ने एक बार क्वेश्चन पूछा था, तो ये चीज़ याद रखना। ठीक है, देखो भारत की वर्षा एक विशिष्ट लक्षण उसकी परावर्तिता है। वर्षा की परावर्तिता निम्नलिखित सूत्र से किया जाता है। विचलन गुणांक, मानक विचलन, माध्य और सौ से गुणा किया जाता है इसको। विचलन गुणांक का मान वर्षा के माध्य मान से हुई विचलन को दिखाता है। कुछ स्थानीय वार्षिक वर्षा में 20 से 50% तक विचलन हो जाता है। विचलन गुणांक के मान भारत में वर्षा की परावर्तिता को प्रदर्शित करते हैं। 25% से कम परिवर्तित पश्चिमी तट, पश्चिमी घाट, उत्तर पूर्वी प्रायद्वीप, गंगा की पूर्वी मैदान, उत्तर पूर्वी भारत, उत्तराखंड, हिमाचल प्रदेश, जम्मू और कश्मीर के दक्षिण पश्चिमी भाग में पाई जाती है। इन क्षेत्रों में वार्षिक वर्षा 100 सेंटीमीटर से अधिक होती है। 50% से अधिक परावर्तिता राजस्थान के पश्चिमी भाग, जम्मू कश्मीर के उत्तरी भाग तथा दक्कन के पठार आंतरिक भागों में पाई जाती है। इन क्षेत्रों में वार्षिक वर्षा 50 सेंटीमीटर से कम होती है। भारत के शेष भागों में परावर्तिता 25 से 50 तक है। इन क्षेत्रों में वार्षिक वर्षा 50 से 100 सेंटीमीटर के बीच ही होती है। याद रखना, जितना कम वर्षा उतना परावर्तिता गुणांक ज़्यादा, जितनी ज़्यादा वर्षा उतना कम परावर्तिता गुणांक, ये चीज़ याद रखना।
ठीक है, आगे देखो। भारत के जलवायु प्रदेश। भारत की जलवायु मानसूनी प्रकार की है, तथापि मौसम के तत्वों के मेल से अनेक क्षेत्रीय विभिन्नताएं प्रदर्शित होती है। यही विभिन्नताएं जलवायु के उप प्रकारों में देखी जा सकती है। इसी आधार पर जलवायु प्रदेश पहचाने जा सकते हैं। एक जलवायु प्रदेश में जलवायु दशाओं को समरूपता होती है, जो जलवायु के कारकों के संयुक्त प्रभाव से उत्पन्न होती है। तापमान और वर्षा के जलवायु के दो महत्वपूर्ण तत्व हैं, जिन्हें जलवायु वर्गीकरण की सभी पद्धतियों में निर्णायक माना जाता है। तथापि जलवायु वर्गीकरण एक जटिल प्रक्रिया है। जलवायु के वर्गीकरण को अनेक पद्धतियाँ है। कोपन की पद्धति के आधार पर भारत को जलवायु के प्रमुख प्रकारों का वर्णन अगर लिखित है। कोपन ने अपने जलवायु वर्गीकरण के आधार तापमान तथा वर्षण के मासिक मानों को रखा है। उन्होंने जलवायु के 5 प्रकार माने, जिनके नाम हैं उष्णकटिबंधीय जलवायु, याद रखना, जहाँ सारा साल औसत मासिक तापमान 18 डिग्री सेल्सियस से अधिक रहता है। शुष्क जलवायु, जहाँ तापमान की तुलना में वर्षण बहुत कम होता है, इसलिए शुष्क है। शुष्क कम होने पर यह अर्ध शुष्क मरुस्थल एस कहलाता है, और शुष्कता अधिक है तो यह मरुस्थल डब्ल्यू है। तो ये चीज़ याद रखना। अभी वो नामकरण इसी के आधार पर होगा। गर्म जलवायु, जहाँ सबसे ठंडे महीने का औसत तापमान 18 डिग्री सेल्सियस और -3 डिग्री सेल्सियस के बीच रहता है। ठीक है। हिम जलवायु, जहाँ सबसे गर्म महीने का औसत तापमान 10 डिग्री सेल्सियस और अधिक, और सबसे ठंडे महीने का औसत तापमान -1 डिग्री सेल्सियस से कम रहता है। बर्फीली जलवायु, जहाँ सबसे गर्म महीने का तापमान 10 डिग्री सेल्सियस से कम रहता है। कोपेन जलवायु प्रकारों व्यक्त करने के लिए वर्ण संकेतों का प्रयोग किया, जैसा कि ऊपर बताया गया है। वर्षा तथा तापमान के वितरण प्रतिरूप में मौसमी भिन्नता के आधार पर प्रत्येक प्रकार को प्रकारों में बांटा गया है। कोपेन ने अंग्रेजी के बड़े वर्णों को एस को अर्ध मरुस्थल के लिए और डब्ल्यू को मरुस्थल के लिए प्रयोग किया है। इसी प्रकार उप विभागों को व्यक्त करने के लिए अंग्रेजी के निम्नलिखित छोटे वर्णों का प्रयोग किया जाता है, जैसे एफ पर्याप्त वर्षण को, एम शुष्क मानसून होते हुए वर्षा वन, डब्ल्यू शुष्क शीत ऋतु, एस शुष्क और गर्म, सी जो 4 महीने से कम अवधि में औसत तापमान 10 डिग्री सेल्सियस से अधिक। ठीक है। और जी गंगा का मैदान। इस प्रकार भारत के 8 जलवायु प्रदेशों में बांटा जा सकता है कोपन के अनुसार। अब ये सीडी से एनडीसी में क्वेश्चन आया, यूपीएससी में पर आज तक ऐसा कभी क्वेश्चन पूछा नहीं है, पर हाँ स्टेट पीसीएस एग्जाम हो गया है, उनमें क्वेश्चन पूछता है, नामकरण पूछ लेता है डायरेक्ट। मानसून और भारत के आर्थिक जीवन। मानसून वह दूरी है जिस पर समस्त भारत का जीवन चक्र घूमता है, क्योंकि भारत की 64% जनता भरण पोषण के लिए खेती पर निर्भर करती है, जो मुख्यतः दक्षिण पश्चिमी मानसून पर आधारित है। हिमालय प्रदेश के अतिरिक्त शेष भारत में वर्ष भर यथेष्ट गर्मी रहती है, जिसे सारा साल खेती की जा सकती है। मानसून जलवायु की क्षेत्रीय विभिन्नता नाना प्रकार की फसलों को उगाने में सहायक है। वर्षा की परिवर्तनता देश के कुछ भागों में सूखा तथा बाढ़ का कारण बनती है। भारत में कृषि की समृद्धि वर्षा के सही समय पर आने तथा उसके पर्याप्त वितरित होने पर निर्भर करती है। यदि वर्षा नहीं होती तो कृषि पर इसका बुरा प्रभाव पड़ता है, विशेष रूप से उन क्षेत्रों में जहाँ सिंचाई के साधन विकसित नहीं होते। तो याद रखना, मेंस के लिए वेरी इंपॉर्टेंट, ये जो भी दिया है मेंस के लिए इम्पोर्टेंट है। मानसून का अचानक प्रस्फोट देश के व्यापक क्षेत्र में मृदा अपरदन की समस्या उत्पन्न कर देता है। उत्तर भारत में शीतोष्ण कटिबंधीय चक्रवातों द्वारा होने वाली शीतकालीन वर्षा रबी की फसलों के लिए अत्यंत लाभकारी सिद्ध होती है, तो जो मावठ वर्षा बोलते हैं। भारत की जलवायु क्षेत्रीय विभिन्नता भोजन, वस्त्र और आवास विविधता में भी उजागर होती है। कोपन की जलवायु के अनुसार याद रखना, ये थोड़ा देखेंगे अभी, देखो ध्यान से। किसको क्या क्या बोला ध्यान से देखना। पहली बात तो 8 प्रकारों में डिवाइड किया है। सबसे पहले ई मतलब ध्रुवीय प्रकार, ठीक है। अब आओ बी स्व मतलब स्टेपी, बी डब्ल्यू एच डब्ल्यू मतलब गर्म मरुस्थल, सी डब्ल्यू जी शुष्क शीत वाला मानसूनी प्रकार, लघु ग्रीष्म ठंडी आदर्शित शीत वाला, ठीक है। उष्णकटिबंधीय सवाना प्रकार, अर्ध शुष्क स्टेपी जलवायु, लघु शुष्क ऋतु मानसूनी वाले प्रकार और शुष्क ग्रीष्म ऋतु वाली मानसूनी प्रकार। अब देखो ये क्या क्या है, इनका मीनिंग क्या है, ध्यान से देखना। AMW लघु शुष्क ऋतु वाला मानसून प्रकार, ठीक है, गोवा के दक्षिण में भारत का पश्चिमी तट। AS शुष्क ग्रीष्म ऋतु वाला मानसून प्रकार, ठीक है। अब देखो इतना अपने पता लग रहा है, ए का मतलब यहाँ पे क्या है, शुष्क है, यहाँ पे देखो शुष्क है, शुष्क है, और एस का मतलब है ग्रीष्म, ठीक है। तो देखते हैं यहाँ पे और कहीं भी यूज किया है। AW उष्ण कटिबंधीय सवाना प्रकार, ठीक है। BSHW अर्ध शुष्क स्टेपी जलवायु, ठीक है। BWHW गर्म मरुस्थल है,
CWG शुष्क ऋतु वाला मानसून प्रकार है। DFC लघु ग्रीष्म तथा ठंडी आदि शीत ऋतु वाला जलवायु प्रदेश है। ई मतलब ध्रुवीय प्रकार, जम्मू कश्मीर, हिमाचल प्रदेश, उत्तराखंड। सर यूपीएससी क्वेश्चन पूछेगा क्या नहीं यहाँ से? नहीं, कभी पूछा नहीं यूपीएससी ने। CDS VDS से पूछा, यूपीएससी ने कभी नहीं पूछा आज तक। पर बस एक मोटा आइडिया होना चाहिए, 8 प्रकारों में डिवाइड किया है, बस ये चीज़ याद रखो। और नहीं, मेंस में कभी पूछा है नहीं, कभी नहीं, ठीक है, ये चीज़ याद रखना। DFC मतलब अरुणाचल प्रदेश, CWG मतलब गंगा का मैदान, पूर्वी राजस्थान, उत्तर प्रदेश, तो उत्तर पूर्वी। पर यह छोटे मोटे एग्जाम में पूछते हैं, जैसे PCS में पूछता है, ये राजस्थान PCS में पूछता है, ठीक है। AS मतलब तमिलनाडु कोरोमंडल, AW मतलब कर्कवृत्त के दक्षिण में प्रायद्वीप पठार का अधिकतर भाग, BSSW मतलब उत्तर पश्चिमी गुजरात, पश्चिमी राजस्थान, पंजाब, कुछ राजस्थान का सबसे पश्चिमी भाग। मतलब चाहो तो बस इस मैप को याद, अपन जरूरत नहीं है, यूपीएससी में कभी पूछा नहीं है, तो इतना टेंशन नहीं लेना। नहीं पूछेगा ऐसा, कोई जरूरी पूछ लेगा आपकी बार, नो, क्योंकि ये फैक्चुअल चीज़ें हैं, ये को मतलब नहीं है ना, इसमें कोई कॉन्सेप्ट नहीं है ना। यूपीएससी हमेशा कॉन्सेप्ट में पूछता है, ये चीज़ याद रखना, ठीक है। आगे देखो, ग्लोबल वार्मिंग। अब देखो, ये इंपॉर्टेंट टॉपिक है यूपीएससी के लिए। यूपीएससी ने यहाँ से 2-3 बार मेंस में क्वेश्चन पूछा है। आप जानते हैं कि परिवर्तन प्रकृति का नियम है। भूतकाल में जलवायु में भी भूमंडलीय व स्थानीय स्तर पर परिवर्तन हुए हैं। जलवायु में परिवर्तन आज भी हो रहे हैं, किंतु ये परिवर्तन अगोचर है, ठीक है। एग्रीकल्चर का मतलब होता है जो दिखते नहीं है। याद करो, यूपीएससी ने इसी वर्ड्स का यूज करते हुए आपकी और इकोनॉमी का क्वेश्चन पूछा था 2023 में। अनेक भूवैज्ञानिक साक्ष्य बताते हैं कि एक समय पृथ्वी के विशाल भाग बर्फ से ढके थे, ठीक है। आपने भूमंडलीय तापन पर वाद विवाद सुना अथवा पढ़ा होगा। प्राकृतिक कारकों के अतिरिक्त भूमंडलीय तापन के लिए बड़े पैमाने पर औद्योगिकरण तथा वायुमंडल में प्रदूषणकारी गैसों की वृद्धि जैसे मानवीय क्रियाएं भी महत्वपूर्ण उत्तरदायी कारक है। भूमंडलीय तापन की चर्चा करते समय अपने हरित गृह प्रभाव के बारे में सुना होगा, तो यूपीएससी ने यह भी क्वेश्चन पूछा है, ग्रीन हाउस गैस इफेक्ट क्या होता है। विश्व के तापमान में काफ़ी वृद्धि हो रही है। मानवीय क्रिया द्वारा उत्पन्न कार्बन डाइऑक्साइड की वृद्धि चिंता का मुख्य कारण है। जीवाश्म ईंधनों के जलने से वायुमंडल में इस गैस की मात्रा क्रमशः बढ़ रही है। कुछ अन्य गैसें जैसे मैथेन हो गया, क्लोरोफ्लोरोकार्बन हो गया, ओजोन हो गया, नाइट्रस ऑक्साइड हो गया, वायुमंडल में अलग मात्रा में विद्यमान है। इन्हें तथा कार्बन डाइऑक्साइड को हरित गृह गैस कहते हैं। याद रखना चाहिए, ग्रीन हाउस गैसें किसको कहते हैं। कार्बन डाइऑक्साइड की तुलना में अन्य 4 गैसें दीर्घ तरंगी विकिरण की ज़्यादा अच्छी तरह से अवशोषण करती है, इसलिए हरित गृह प्रभाव को बढ़ाने में उनका अधिक योगदान है। इन्हीं के प्रभाव से पृथ्वी का तापमान बढ़ रहा है। विगत 150 वर्षों से पृथ्वी की सतह का औसत वार्षिक तापमान बढ़ा है। ऐसा अनुमान है कि सन 2100 में भूमंडलीय तापमान में लगभग 2 डिग्री सेल्सियस की वृद्धि हो जाएगी। तापमान की इस वृद्धि से कई अन्य परिवर्तन भी होंगे। इनमें से एक है गर्मी के कारण हिमानियों और समुद्री बर्फ के पिघलने से समुद्र तल का ऊंचा होना। प्रचलित पूर्वानुमान के अनुसार औसत समुद्र तल से 21वीं शताब्दी के अंत तक 38 डिग्री सेंटीमीटर ऊंचा हो जाएगा। इसी कारण प्राकृतिक बाढ़ों की संख्या बढ़ जाएगी। जलवायु प्रदेश में मलेरिया जैसी कीटजन्य बीमारियां बढ़ जाएगी। साथ ही वर्तमान जलवायु की सीमाएं भी बदल जाएगी, जिसके कारण कुछ भाग कुछ अधिक जलसिक्त, वेट और अधिक शुष्क हो जाएंगे। कृषि के प्रतिरूप बदल जाएंगे। जनसंख्या और पारितंत्र में भी परिवर्तन होंगे। जरा सोचिए, यदि आज का समुद्र तल 50 सेंटीमीटर ऊंचा हो जाए तो भारतीय निकटवर्ती क्षेत्र, तो सोचो मुंबई तो डूब ही जाएंगे। मुंबई के मालदीव, लक्षद्वीप ये सब डूब जाएंगे। आप देखो, ध्यान देखना, अब देखो कहीं पे भी अपन ने जो पढ़ा वैसे जो क्वेश्चन सोल्व हो जाएंगे। जाड़े के आरंभ में तमिलनाडु के तटीय प्रदेश में वर्षा किस कारण से होती है? रिटर्निंग मानसून से होती है। रिटर्निंग मानसून होता है तो कौन सा होता है? उत्तर पूर्वी मानसून होता है, ठीक है। नहीं, रुक जाओ, ध्यान से देखना। देखो, रिटर्निंग मानसून होता है, अगर वो लिखा रहता तो वो मारते अपन। जाड़े के आरंभ में तमिलनाडु के तटीय प्रदेशों में वर्षा किस कारण होती है? ध्यान से देखना। दक्षिण पश्चिम मानसून तो होता नहीं है, नहीं उत्तरी पूर्वी मानसून होता है। शीतोष्ण कटिबंधीय चक्रवात, हाँ ये कारण ये भी है, याद रखना। शीतोष्ण कटिबंधीय, शीतोष्ण चलिए रहता है, शीतोष्ण कटिबंधीय चक्रवात नहीं रहता है। स्थानीय वायु परिसंचरण, नो, ये उत्तरी पूर्वी मानसून का ही होता है, पर रिटर्निंग मानसून होता है वो। हाँ, सर वो उत्तर पूर्व से आता है, उसको रिटर्न लौटता हुआ मानसून भी बोलते हैं। हाँ, उत्तर पूर्वी मानसून ही होगा, ठीक है। आगे देखो, हाँ यही है उत्तर, देखो ध्यान देखना, तो ये इधर से आएगा ना, हाँ यही होगा। भारत के कितने भूभाग पर 75 सेंटीमीटर से कम औसत वार्षिक वर्षा होती है? याद रखना, 75 सेंटीमीटर से कम तो भारत में देखो, जैसे मान लो कि राजस्थान वाला एरिया है, तो क्या वार्षिक वर्षा कम आधा, 1/3, 2/3, 3/4, तो एक जगह आंकड़ा यूज हुआ था 2/3। भारत के कितने भूभाग पर 75 सेंटीमीटर से कम औसत वार्षिक वर्षा होती है?
ठीक है, देख जब दोबारा रिविजन करोगे तब वो और अच्छे से हो जाएगा। ठीक है, कोई दिक्कत नहीं। ठीक है, चलो आगे बढ़ो। मतलब ये तो है 3/4 तो ऐसा कुछ आंकड़ा है नहीं, नहीं आधा है ऐसा कुछ नहीं कि 1/3 आएगा 2/3 आएगा। और मोस्टली जो 2/3 होने की पॉसिबिलिटी, देखो एक मोटा मोटा आइडिया देखें यहाँ पे, देखो ये परिवर्तित गुणांक है, ये देखो। अब तो ध्यान से देखना है, मतलब 50 अपने को 70 सेंटीमीटर से नीचे ना। अब देखो ये वाला एरिया और ये वाला एरिया, देखो ये वाला एरिया देखो, इधर रहा, ये रहा, ये रहा, तो सब ऐसी बात है 2/3 एरिया में आ जाएगा वो, 2/3 होगा इसका। ठीक है, देखते हैं दक्षिण भारत के संदर्भ में कौन सा कथन ठीक नहीं है। ठीक है, चलो देखते हैं। यहाँ दैनिक तापांतर कम होता है। ठीक है, ये बात तो सही है। यहाँ वार्षिक तापांतर भी कम होता है। हाँ, ये बात भी सही है। यहाँ तापमान सारा वर्ष ऊंचा रहता है। यहाँ जलवायु विषम पाई जाती है, जलवायु विषम पाई जाती है, सारा वर्ष ऊंचा रहता है। हाँ, मतलब 25 से 26 डिग्री सेल्सियस रहता है ना। जलवायु विषम पाई जाती है, नहीं विषम नहीं पाई जाती, हमेशा एक जैसी रहती है, सम पाई जाती है, सम। तो डी आंसर आएगा। ठीक है, अब देखो कोपन के वर्गीकरण के अनुसार भारत में एएस प्रकार की जलवायु कहाँ पाई जाती है। अब देखो ये तो डायरेक्ट इस मैप में देख लो, एएस जलवायु ये रही तमिलनाडु में, केरल होते थे कर्नाटक में, और कोरोमंडल तट पर पाई जाएगी। ये देखो ये क्वेश्चन, जब सूर्य दक्षिणी गोलार्ध में मकर रेखा पर सीधा चमकता है तो इधर आ गया, तो इधर सफेद होता है, इधर हाई प्रेशर बन जाता है। न्यूनतम क्या होता है, उत्तर पश्चिमी भारत में तापमान कम होने के कारण उच्च वायुदाब विकसित हो जाता है। वो उधर जाएगा, हाँ चांस बनता सही है। उत्तर पश्चिम भारत में तापमान बढ़ने का निम्न वायुदाब नहीं, ये इधर यही आएगा, ये आएगा आंसर। उत्तर पश्चिम भारत में तापमान वायुदाब में कोई परिवर्तन नहीं, गलत बात। उत्तर पश्चिम भारत में झुलसा दिन नहीं, ये आंसर आएगा इसका। क्योंकि समझ पाता जब करेक्ट रहेगा। इधर ये देखो मकर रेखा पे आएगा तो यहाँ सनलाइट ज़्यादा पड़ेगी, यहाँ लो प्रेशर क्रिएट होगा। अब सनलाइट यहाँ कम पड़ रही है, इसका मतलब यहाँ क्या होगा, ये देखो दिसंबर की स्थिति बता रहा है। अब दिसंबर में मैंने बोला था ऑस्ट्रेलिया में गर्मी पड़ती है और इधर जो है सर्दी पड़ती है। तो देखो क्वेश्चन हो गए, मैं फिर बता क्वेश्चन हो जाएंगे, ऐसा कुछ ही नहीं। अब बात आती है प्रकृति वनस्पति की। हाँ। मुझे नींद आ रही, सो जाओ। आप कंप्लीट करोगे इसको? कंप्लीट कर देता हूँ ना। कितने चैप्टर है टोटल? 7। ठीक है सर, फिर आप कर लो कंप्लीट। ठीक, कंप्लीट कर देता हूँ, नहीं तो ऐसा क्या होगा फिर जितना जल्दी निपटेगी उतना बड़े बढ़िया है। ठीक है, क्योंकि वो लर्न नहीं हो पा रहा ना, याद नहीं रह रहा है। तो क्या याद नहीं रह पा रहा? नींद आ रही है। अरे सुना, ठीक है तुम सो जाओ, कोई दिक्कत नहीं। इन वीडियो को एक बार देख लेना, ठीक है। तो इससे क्या लाइन टू लाइन चीज़ें होगी, जब खुद से पढ़ोगे ना चीज़ें तो समझ में आएगी। देखो 3 रीडिंग करनी है एनसीईआरटी की। एक रीडिंग तुम इन वीडियो के साथ कर लो, दूसरा और तीसरा रीडिंग जब खुद से करोगे तो एकदम कंटेस्ट हो जाएगी चीज़ें। सर आप ना थोड़ा सा इसमें जो मैप करा रहे हो ना, मैप अच्छे से करा दो, क्योंकि मुझे मैप और ये डायग्राम पाई चार्ट समझने में थोड़ा सा इशू रहता है। अरे मैप तो मैं सारा बताता ही हूँ, जहाँ तक जिसमें कुछ कॉन्सेप्ट रहता है तो बताता ही हूँ मैं, कहाँ सर अच्छे। ठीक है, मैं एक्सप्लेन कर दूंगा। ठीक है, ठीक, सो जाओ। आगे देखो प्राकृतिक वनस्पति, कितना टाइम हो गया? चलो ठीक, 5 मिनट रेस्ट लेते हैं, उसके बाद शुरू करते हैं।